हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड गौरांगी पुंडीर। सो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी क्लास 12th की सोशियोलॉजी की बुक नंबर 2 एंड आई विल बी कवरिंग होल बुक 2। गाइज रिलैक्स, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। तो मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले मैं दोनों बुक्स का वन शॉट, जैसे कि मैंने फर्स्ट बुक का वन शॉट डाल दिया है, आज मैंने मॉर्निंग में डाला था, तो आप जाके वो देख सकते हैं। और ये सेकेंड बुक का वन शॉट है। एंड अब इसके बाद डलेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डलेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स बन सकते हैं वो मैं सारे डालूंगी। और उन चैप्टर्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो डालूंगी। एंड आफ्टर दैट आई अपलोड अ वीडियो ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs असर्शन रीजंस, जो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालूंगी, जो आपका कल इवनिंग या कल नाइट तक डल जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे फेस हुई कि बहुत सारे लोग जो वन शॉट की वीडियो के अंदर PDF मांग रहे हैं। सो सॉरी गाइज कि जो वन शॉट की वीडियो के अंदर PDF अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाती है एंड गूगल ड्राइव की वजह से वो अपलोड होने में बहुत टाइम लगाती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उन नोट्स को कॉपी कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर टू चैप्टर नोट्स हैं वो मैंने जो अपनी पुरानी वीडियोस डाली हुई हैं उनके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड स्टार्टिंग विद दिस वीडियो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट कि जो सोशल मूवमेंट की मैंने कल वीडियो डाली है उसके अंदर मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैंने जो है थ्योरीज का पार्ट डाला है। सो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी द्रविडियन मूवमेंट आया था विच वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू CBSE इन द सिलेबस, बट इट स्टिल केम इन योर बोर्ड्स। सो दैट्स वाई मैंने थ्योरीज पढ़ाई हैं कि मेरी तरफ से ऐसा कोई भी पार्ट ना छूट जाए जो आपको प्रॉब्लम दे। एंड ऑल्सो इन सोशल मूवमेंट बहुत सारे ऐसे बच्चों को लग रहा था कि सोशल मूवमेंट के अंदर मैंने शॉर्ट आंसर दिया है, तो इसके अंदर मैंने पूरी NCERT की बुक से सोशल मूवमेंट कवर कराया है, तो आप सोशल मूवमेंट यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। ऑल्सो रिगार्डिंग टू द आंसर राइटिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं वीडियो डालूंगी उसके अंदर आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग विद दिस बुक, इसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट, ये 5 चैप्टर्स आएंगे। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल द 5 चैप्टर्स। एंड अगर आपने ये 5 के 5 चैप्टर्स इस वीडियो से कर लिए तो आपकी इस बुक के जो 40 मार्क्स हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे। So with this, let's start with the chapters. Chapter number 1 which is structural change, यानी कि structure में हमारे क्या change आया है जब Britishers India में आए थे। So when Britishers came to India, we were referred as a colony and we were colonialized. So colonialism can be understood as the rule by one country over the another, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है उसको हम colonialism बोलते हैं। और colonial रूल के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे इंडिया के ऊपर। क्या? सबसे पहली बात, न्यू लैंड ओनरशिप लॉज आए थे, नए लॉज आ गए थे ओनरशिप को लेके। कौन सा क्रॉप उगेगा कौन सा नहीं उगेगा ये भी ब्रिटिशर्स बता रहे थे। जो प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी गुड्स की, वो भी ब्रिटिशर्स बता रहे थे। टी प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस हो गई थी असम में। फॉरेस्ट एक्ट चेंज द राइट ऑफ पेस्ट्रोलिस्ट। पेट्रोलिस्ट क्या होते हैं? पेस्ट्रोलिस्ट वो होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं। एंड वेस्टर्न एजुकेशन वर इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंडियंस हु कुड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एजुकेशन आ गई थी, इंक्लूड हो गई थी। कुछ इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दिया था, कुछ मशीन से वो compete नहीं कर पा रही थी। अर्बन सेक्टर्स डिक्लाइन हो गए थे, कोस्टल सिटीज़ डेवलप हो गई थी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो गया था, जो कभी उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन जो वेस्टर्न एजुकेशन हुई थी इसकी वजह से नेशनलिज्म आ गया था और काफ़ी मूवमेंट ऑफ द पीपल हुआ था। इसी को ही हम इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ द मेनी साइडेड इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो आप वेस्टर्न एजुकेशन आपने इंक्लूड करी है, उस वेस्टर्न एजुकेशन यानी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहली बात, इट इज़ वाइडली यूज्ड और इसी की वजह से नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई थी। अगर आपको पता हो तो जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सारी जो टर्म्स हैं इंडियन फ्रीडम लीडर्स को तभी पता चली थी जब वो पढ़े थे, वेस्टर्न एजुकेशन हुए थे बाय द ब्रिटिशर्स। और यही एक कंट्रीब्यूटर रहा है हमारे देशभक्ति के जो हमारे अंदर जगी है। और अभी बोला जाता है कि दैट नॉलेज हैव बीन गिवन टू इंडियंस, तो एज ओवर मार्केट ऑफ द जॉब मार्केट पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से इंग्लिश लैंग्वेज की यूसेज से इंडियंस को एज मिलती है जॉब्स में। और साथ ही साथ आजकल ये बोला जाता है कि सोशल प्रेस्टीज और स्टेटस जो है
इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि अब कास्ट की जो पोजीशन है वो रिड्यूस हो गई है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू आर सीन एज सुपीरियर, डोमिनेंट। देन द टर्म इज कैपिटलिज्म, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है जब से इंडिया कॉलोनी बनी थी। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट विद इन अ मार्केट सिस्टम, यानी कि दे फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये लोग लोगों के वेलफेयर के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ ये सोचते हैं दैट सबसे ज़्यादा हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, अपने जो प्रॉफिट है यानी कि जो इनकम है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। और ये कौन देखते हैं? प्राइवेट ओनर्स। यहाँ पे जितना भी आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन है, कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे, क्या आप प्रोड्यूस करेंगे, ये सब और सब कौन देखता है? प्राइवेट ओनर्स देखते हैं। और साथ ही साथ ये उसी मार्केट सिस्टम में यानी कि डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स को देखते हैं टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, जो कोलोनियलिज्म था ये दो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाया था। जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज, तो वो दो स्ट्रक्चरल चेंज थे, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यू हैव लिसन्ड दिस टर्म्स 100 of times. Urbanization, when cities replace villages as a place to live for many as living and working arrangement. Industrialization refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam or electricity. जब लोग विलेज को छोड़कर सिटी में आने लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि रूरल को छोड़कर अर्बन एरियाज में आके सेटल हो जाते हैं। और बोला जाता है मोस्टली फॉर वर्किंग अरेंजमेंट, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जब आप मशीन के प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। कहाँ? थ्रू द यूज़ ऑफ इनएमिनेट पावर, यानी कि जो कभी ख़त्म ना होने वाली स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब फैक्ट्रीज आ रही हैं जिसके अंदर मशीन का प्रोडक्शन ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आए थे थ्रू कोलोनियलिज्म। अब एक चीज़ इंडिया के अंदर हुई विच वॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ये तो हमने सुना ही नहीं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोशल और इकोनॉमिक चेंज ला रहा है बाय द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी कि जब आप किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कम कर देते हो, हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, उसके बाद जो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है उसको ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। इन इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स। इस चीज़ को हाईलाइट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट, कि जो ब्रिटिशर्स लाए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो गया कुछ सेक्टर्स में। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे उनका डिक्लाइन हो गया। क्यों? हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग थी इट बूम्ड इन ब्रिटेन के अंदर तो खूब चली मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थे कॉटन और सिल्क मैन्युफैक्चर्स के वो डिक्लाइन हो गए इन द फेस ऑफ मैनचेस्टर कंपटीशन, यानी कि ब्रिटिश के जो कंपटीशन था उसमें हमारे डिक्लाइन हो गए। लोग जो थे अब ब्रिटिश के गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे रादर देन इंडिया के, तो जो हमारे ट्रेडिशनल ओल्ड थे एक्सपोर्ट्स वो कम हो गए। साथ ही साथ इसके अंदर देखा गया जो हमारी सिटीज़ थी जैसे कि सूरत, मसौलीपट्टनम, बॉम्बे एंड मद्रास ग्रू, लेकिन सिटीज़ लाइक सूरत एंड मसौलीपट्टनम दे डिक्लाइन, जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन सिटीज़ थी। तो दीज सिटीज़ वर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। अब हम लोगों ने सब कुछ क्या कर दिया? प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका? ब्रिटिशर्स का। अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमेशा हम साथ बोलते हैं और कहते हैं कि ये एक लिंक्ड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वही ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओल्ड अर्बन सेक्टर्स लाइक सूरत, मसौलीपट्टनम, ढाका, मुर्शिदाबाद ये सब डिक्लाइन हो गए थे। जो हमारी कोस्टल सिटीज़ थी बॉम्बे, कैलकटा, मद्रास, ये डेवलप हुई। क्यों डेवलप करा गया? क्योंकि यहाँ से कॉटन, जूट, इंडिगो मशीन को बनाया जाता था और यहाँ से गुड्स को बेचा जाता था। अब एक बात सुनेंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी यानी कि हम लोग फैक्ट्रीज़ का सेटअप करेंगे। जब हम फैक्ट्रीज़ का सेटअप करेंगे तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेबर। अब हमें लेबर कहाँ से मिलेगी? लेबर आती थी फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। अब
लोग को दिख रहा है कि लेबर यानी कि पैसे कहीं से कमा सकते हैं, तो जो विलेजेस के लोग थे वो रूरल एरियाज़ को छोड़ के कहाँ जाते थे, अर्बन एरियाज़ में जाते थे। इसी को तो अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप होती थी, लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोग इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्या करते थे, वो चले जाते थे तुम्हारे शहरों में। उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ दे रखी है कैपिटलिस्ट और प्री कैपिटलिस्ट बिल्डिंग है, दैट देयर इज अ डिफरेंस कि जो कैपिटलिस्ट ओनर थे उनका और प्री कैपिटलिस्ट यानी कि कैपिटलिज्म से जो पहले थे, तो दे डिड नॉट इंटरवीन विद द इकोनॉमिक बेस। जो प्री कैपिटलिज्म कॉन्कर्स थे वो कभी भी इकोनॉमिक बेस पे इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जो हमारा ब्रिटिश कैपिटलिज्म था वो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम पे इंटरफेयर करता था, जो क्या चाहता था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। कितना भी पैसा कमा लो उनके लिए इतना कम है। और उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी, लॉ थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो कैपिटलिज्म है उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए थी, अपना जो आपका प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए थी। और इट चेंज नॉट जस्ट लैंड ओनरशिप लॉज बट डिसाइडेड व्हाट क्रॉप्स टू बी ओन एंड व्हाट नॉट। जैसे हम बोलते हैं इंडिगो प्लांटेशन हुआ है, तो इंडिगो प्लांटेशन किसकी वजह से हुआ है, ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है। तो कौन से क्रॉप उगेंगे, कौन से क्रॉप नहीं उगेंगे, ये बात भी कौन बोलते थे, ब्रिटिशर्स बोलते थे। लेकिन प्री कैपिटलिस्ट कॉन्कर्स तो इन पे ध्यान ही नहीं देते थे। सो दिस वॉज एम्पायर जो बिल्ड कर रहे थे कैपिटलिस्ट एंड प्री कैपिटलिस्ट टाइम का। देन देयर कम टी प्लांटेशन। येस, वी हैव ऑलवेज न्यू दिस थिंग। असम में टी प्लांटेशन हुई थी। सो एक अनडेमोक्रेटिक मेजर्स यूज होते थे जब हम वर्कर्स से वर्क कराते थे फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। वही, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए प्रॉफिट, कहीं से भी मिल जाए, इन्हें रेवेन्यू जनरेट करना है, चाहे इन्हें कितना भी क्या करना पड़े, लेबर को एक्सप्लॉइट करना पड़े। जो प्लांटर्स थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो अपनी ऐश भरी ज़िंदगी जीते थे, लैविश लाइफस्टाइल जीते थे, लेकिन जो वर्कर्स थे वो बहुत गंदी कंडीशंस में रहते थे। जो प्लांटर्स थे उनकी फैमिली थी तो वो तो ह्यूज बंगलों में रहती थी जहाँ पे आर्मी थी, और जो वर्कर्स थे दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस एंड देर वर इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स। ऑब्वियसली ये लोग क्या करते थे, दूर दूर से यूपी बिहार से लोगों को क्या करते थे, वो करते थे कि आप यहाँ बैठिए, इस ट्रेन से वहाँ पे कहाँ भेजेंगे, इन्हें असम भेजेंगे। अब जब इनको गंदी सिचुएशंस में भेजा जा रहा है तो ये क्या अपने घर से दूर जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, बीमार पड़ते थे। पर जो वर्कर्स थे वो तो बीमार पड़ रहे थे, लेकिन जो प्लांटर्स थे वो अच्छी ज़िंदगी जीते थे, अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे उसमें खाना खाते थे। एवरीथिंग वॉज लैविश। ये आपके बॉक्सेस में दे रखा है, जो अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको बॉक्स दिख जाएगा प्लांटर्स लाइफ और वर्कर्स लाइफ का, कि कितनी गंदी सिचुएशंस में वर्कर्स को रखा जाता था और उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करा जाता था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के कैपिटलिज्म को इम्प्रूव करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना चाहते थे उनका कैपिटलिज्म। अब इंडिपेंडेंट जब इंडिया हो गया तो हुई अर्बनाइजेशन, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए, तो एमएसए राव ने आइडेंटिफाई करे थे अर्बन इन्फ्लुएंस के क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे। तो जो विलेजेस थे जहाँ पे सीजेबल प्रोपोर्शन आर एम्प्लॉयड इन फार ऑफ सिटीज़, दीज मेंबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि एक गांव जिसके अंदर क्या है, एक साइजेबल पॉपुलेशन क्या है, एम्प्लॉयड है, तो उनके जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो घर में ही रह जाते हैं। आपके घर से कोई सिटी में काम करने चला गया तो बाकी मेंबर्स विलेज में ही रहेंगे। और कुछ विलेजेस थे जो इंडस्ट्रियल वर्क टाउन के पास लोकेटेड थे, तो उससे क्या होता था कि सबको जॉब मिल जाती थी, जैसे भिलाई हो गया, बोकारो हो गया। कुछ विलेजेस सराउंडेड ईवर एक्सपेंडिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे। कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं जिनके ऊपर अर्बनाइजेशन का ऐसे इम्पैक्ट पड़ा कि वो दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के पास सराउंड हो गए। चैनल स्टार्टिंग विद द चैप्टर कल्चरल चेंज जो अकर हुआ था वो हुआ था कॉलोनियल टाइम में। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ लिया है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस आए,
क्या क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था, इसकी वजह से हमारे कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, बाय द सोशल रिफॉर्मर्स एंड द नेशनलिस्ट, एंड ऑल्सो द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर प्रोसेसेस: संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यानी कि जो कल्चरल चेंज था वो दो तरीके से समझ जा सकता है, एक जो हमारे रिफॉर्मर्स ने करा था और दूसरा जो प्रोसेसेस थे उसका इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे कैसे होता है। नाउ देयर आर सम रिफॉर्मर्स विच वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट बुक, राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान एटसेट्रा। नाउ वी विल बी स्टडिंग कि सोशल रिफॉर्मर्स ने जो मूवमेंट करे थे 19th और 20th सेंचुरी में, वो कैसे कैसे मूवमेंट्स थे, किस चीज़ के अगेंस्ट थे। सबसे पहली बात, जितने भी सोशल मूवमेंट थे वो सोशल ईवल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे, जैसे कि सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडोरी मैरिज हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये जो चारों की चारों प्रैक्टिसेस थी, इसके अगेंस्ट में हुए सोशल मूवमेंट या फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि इनको बदलाव लाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे सेंट्रल था सारे के सारे बुद्धिस्ट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में। अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी है क्लास 10th में, तो आपको पता होगा कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स हमने नेशनलिज्म में भी पढ़े हैं। भक्ति मूवमेंट इज डन बाय हिंदूज and Sufi movement by Muslims. These movements were done in order to get our country independent, and साथ ही साथ ये बुद्धिस्ट रिफॉर्मर मूवमेंट भी हुए थे, जिसमें सबसे सेंट्रल थी हमारी कास्ट। बिकॉज इन आर सोसाइटी कास्ट प्लेज अ सेंटर रोल, सब कुछ कास्ट के बेसिस पे ही होता है। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा, जो ये मूवमेंट्स थे इनका जो टाइप था कि मतलब ये सोशल प्रैक्टिसेस को किस तरह से हटा सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने मॉडर्न कंटेक्स्ट के साथ साथ आइडियाज़ को भी मिक्स करा, यानी कि इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया, लेकिन इस तरह से कि हमारी जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस हैं उसको भी इफेक्ट ना होना पड़े। वेस्टर्न लिबरलाइजेशन के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल लिटरेचर को कंबाइन करके इन्होंने आइडियाज़ बनाए और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे कि ब्रह्मो समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब। ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको प्लीज़ आप बाय नेम लर्न कर लीजिएगा, एंड अलोंग विद कि कौन इनके ऑर्गेनाइजर थे फॉर 1 मार्कर्स एंड MCQ। नाउ अब ये जो मॉडर्न फ्रेमवर्क था, ये सतीश सबरवाल जी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 3 तरह से डिवाइड करा कि जो हमारा कॉलोनियल इंडिया था उसके अंदर जो चेंज लाए वो मॉडर्न फ्रेमवर्क किस तरह से लेके आए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और नेचर ऑफ आइडियाज़ के थ्रू। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे आया, एक बात बताइए, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप होती, प्रेस आई, टेलीग्राफ आए, माइक्रोफोन आए, स्टीमशिप आई, रेलवेज आई, तो इसकी वजह से क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पे आइडियाज का मूवमेंट हो पा रहा था। क्या हो पा रही थी, कम्युनिकेशन हो पा रही थी। एक जगह से जब दूसरी जगह आइडियाज का मूवमेंट होगा तो इधर से ये अपने आइडियाज ट्रांसफर करेंगे, इधर से ये अपने आइडियाज ट्रांसफर करेंगे। तो ये आइडियाज ट्रांसफर किस तरह क्यों हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई। आपको इनको अब आज के टाइम में NGOs या सिविल सोसाइटीज जो आप कहते हैं वही है ये ऑर्गेनाइजेशंस। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, जैसे कि आपका ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बड़ी ज़्यादा डिबेट्स करी, डिस्कशंस करी कि भाई जो आपकी रिलीजियस राइटिंग्स हैं ये क्या आपकी रिलीजियस राइटिंग्स ये बोल रहे हैं कि आप इनह्यूमन प्रैक्टिसेस करिए और सती प्रथा को करिए, या फिर आपको चाइल्ड की मैरिज करानी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा, उन्होंने डिबेट करी, डिस्कशंस करी, और इनके जो आइडिया थे फिर वो क्या हुए, कम्युनिकेट हुए। और इन आइडियाज़ के साथ साथ ये जो इन्होंने रिलीजियस राइटिंग्स करी है, जो ट्रेडिशन थे, उसके साथ साथ इन्होंने लिबरलिज्म और फ्रीडम के बारे में बात करी। लिबरलिज्म को हम लोग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिबर, विच मीन्स अगेन फ्रीडम ऑफ होम, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि होम मेकिंग के आइडियाज़, मैरिज के, रोल ऑफ वुमेन के, या फिर जो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है, जो एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वो क्या होता है, और आप उसको गलत इंटरप्रेट ना कीजिए। तो इन मॉडर्न फ्रेमवर्क के थ्रू सोशियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, सतीश सबरवाल ने, कि आपको कॉलोनियल इंडिया में किस तरह से चेंज आए थे। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, सो काइंडली राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स।
अलॉन्ग विथ जब भी आप ये आंसर लिखेंगे तो एक आंसर टेक्निक मैं आपको बताती हूँ. वेन एवर यू राइट एन आंसर, दिस इज द आंसर टिप कि सबसे पहले आप ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए ग्राफ में. फिर ये पॉइंट्स लिखिए तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्किंग मिल जाती है व्हेन यू गिव अ क्लैरिफिकेशन ऑफ द आंसर. सो दिस आंसर टिप इज स्पेशली फॉर योर बोर्ड्स. नाउ उसके बाद एक टर्म थी संस्कृताइजेशन विच यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर फर्स्ट बुक. संस्कृताइजेशन क्या था? संस्कृताइजेशन एक ऐसी टर्म थी जो एम एन श्रीनिवास ने दिए थे. एम एन श्रीनिवास वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट एंड ही गेव द टर्म संस्कृताइजेशन. एंड व्हाट इज अ संस्कृताइजेशन? संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो आपका लोएस्ट जो कास्ट का मेंबर होता है या ट्राइब का मेंबर होता है वो अपने जो स्टेटस को ऊपर करना चाहता है, इमिटेट करता है बाय फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ द अपर कास्ट. जब एक लोअर कास्ट का इंसान वो रिचुअल्स करने लग जाए जो एक अपर कास्ट का करता है, जिससे कि लोअर कास्ट के इंसान की क्या बढ़ जाए? आइडेंटिटी बढ़ जाए. So this is what is some member of the lower caste society try to imitate or follow the customs, rituals, beliefs and ideology and the lifestyle of a high, in particularly the twice born or the द्विजा कास्ट, यानी कि जो से डबल में कास्ट है. संस्कृताइजेशन when you are reading you have to learn desensitization as well. Desensitization is just an opposite. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे नॉन संस्कृतिक कास्ट का डोमिनेंस होता है, यानी कि एक ऐसी कास्ट जो क्या है विच इज नॉन संस्कृत, और यू कैन से इट इज अ कास्ट विच इज नॉट अ अपर कास्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डोमिनेंट इंस्टेड ऑफ हायर कास्ट, यहाँ पे जो है लोअर कास्ट डोमिनेंट होती है, यानी कि ना कि अपर कास्ट डोमिनेट होती है. एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग संस्कृताइजेशन यू हैव टू स्टडी इट्स क्रिटिसिज्म बिकॉज इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस. इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी सैम्पल पेपर उठा लीजिए, संस्कृताइजेशन क्या होता है और उसके क्रिटिसिज्म हमेशा पूछे गए हैं. संस्कृताइजेशन बहुत सारे लेवल्स पे क्रिटिसाइज हुआ है. सबसे पहली बात, ये खाली एक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं ला रहा है, ओनली पोजिशनल चेंज फॉर सम इंडिविजुअल. एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि लोअर कास्ट को इमिटेट करेंगे अपर कास्ट के लिए, लेकिन जब इंसान लोअर कास्ट इमिटेट कर रहा है अपर कास्ट को तो वो स्ट्रक्चर तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इंसान की पोजिशन तो वही रहेगी ना, कास्ट तो रहेगी, वो तो चेंज नहीं कर सकती. और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि आपने पहले से एज्यूम कर लिया कि अपर कास्ट को आप क्या मान रहे हो? सुपीरियर मान रहे हो, इसीलिए आप उसे इमिटेट कर रहे हो. इन लोगों का ये कहना है कि जो इंसान है, जो लोअर कास्ट को इंसान अपर कास्ट को इमिटेट कर रहा है. क्यों कर रहा है इमिटेट? क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि अपर कास्ट अच्छी है, वो सुपीरियर है और लोअर कास्ट इन्फीरियर है. तो इसलिए आपने खुद ही इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को जस्टिफाई कर दिया. क्यों? क्योंकि आपने अपर कास्ट को सारी प्रिविलेजेस दे दी, इसलिए एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम आ गया है. साथ ही साथ ये एक जेंडर्ड प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि इट इज प्रोग्रेसिव फॉर मेन. अपर कास्ट प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा सिस्टम, लो एज ऑफ मैरिज, डाउरी इन प्लेस ऑफ ब्राइड प्राइस आर रिग्रेसिव एज फार एज वुमेन आर कंसर्न. यहाँ पे आप मेन को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि आप वुमेन के अगेंस्ट कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन. लाइक आप पर्दा सिस्टम कर रहे हैं, औरतों की मैरिज की एज, या फिर आप औरतों की को ब्राइड प्राइस हो रहा है, यानी कि ब्राइड के बदले में पैसे मिलेंगे. सो इट इज व्हाट? ब्राइड प्राइस. तो ये वुमेन के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न में है. और साथ ही साथ आप दलित कल्चर को इरोड कर रहे हो. अगर हर इंसान अपना कल्चर छोड़ के अपर कास्ट को इमिटेट करने लगेगा तो लोअर कास्ट तो बचेगी नहीं. तो दलित कल्चर क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है. उसके बाद एक टर्म दी थी वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन क्या है? अगेन ये टर्म भी एम एन श्रीनिवास ने दी है. एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन भी दिया है और वेस्टर्नाइजेशन भी दिया है. उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को इस तरह से डिफाइन करा है कि वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा चेंज है जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर में 150 साल का जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो लेके आया था. यानी कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे को रूल करा, हमारे ऊपर उन्होंने अपना रूल जमा के रखा, उनके जाने के बाद जो चेंजेस आए हैं उस टेक्नोलॉजी की वजह से, उन इंस्टीट्यूशंस की वजह से, उन आइडियोलॉजी की वजह से, उन वैल्यूज़ की वजह से, उसको ही हम वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं.
Westernization as the changes brought about in Indian society and culture as a result of 150 years of British rule, changes occurring in technology, institution, ideology and values. उनको ऐसा लगता है M.N. श्रीनिवास को कि अगर लोअर कास्ट संस्कृताइज होती है तो अपर कास्ट वेस्टर्नाइज होती है बाय कंसिडरिंग द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप। यानी कि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं वेस्टर्नाइज्ड, और जितने भी लोअर कास्ट के ग्रुप हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं संस्कृताइज्ड। देन वेस्टर्नाइजेशन के कुछ तरीके हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन होता है, जैसे कि सब कल्चरल पैटर्न आ गया है, वेस्टर्न एजुकेशन आ गई है मिडिल क्लास के लिए, कुछ लोगों के लिए कल्चरल ट्रेड जैसे कि उनका फूड, ईटिंग हैबिट्स, क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ चेंज हो रही है, और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जिस तरह से चेंज कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल को वो भी। वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट काफ़ी सारी फील्ड्स में देखा जा रहा है, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं उनकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और जिस तरह से उनका थिंकिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है तो उनकी लाइफस्टाइल बदल गई है, और लाइफस्टाइल के साथ साथ जो भी उनकी आर्ट है, उनकी वो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो चीज़ भी चेंज हो रही है। और कंटेम्प्रेरी टाइम में ये देखा गया है कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप एक अग्रेसिव शाउनिज्म पैदा कर रहे हो अपने कल्चर के प्रति, और आप दूसरों के कल्चर को क्या समझ रहे हो, दूसरे के कल्चर को आप रिग्रेसिव समझ रहे हो, यानी कि कम समझ रहे हो। उसके बाद एक टर्म थी मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न होने का मतलब है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थन अमेरिका में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आपने सेंटर बना दिया है यूरोप को, और उसके बेसिस पे आप जब डेवलपमेंट करते हो तो उसको हम बोल रहे हैं कि हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन हैज़ assumed a local ties and patriarchal perspective given way to universal commitment and cosmopolitan areas. A scientific and a rational approach developed हुई है. Work is based on achievement not birth. Individualism encouraged. इसमें मतलब ये है कि मॉडर्नाइजेशन ये बोलता है कि आपको जो लोकल टाइज हैं उसकी जगह आपको कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड्स को वो करना चाहिए, और मॉडर्नाइज होने का मतलब ये है कि आपको एक रैशनल अप्रोच बनानी चाहिए, यानी कि सोची समझी साइंटिफिक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मिथ्स। आपको ऐसी कोई भी सोच नहीं रखनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आप काम कर रहे हो ये आपकी बर्थ पे इंकरेजमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई आप पैदा हुए हो तो आपको अचीवमेंट मिलेगा। नहीं, आप एक इंडिविजुअल एज अ सोसाइटी कितना पढ़े हो उसके बेसिस पे आप जो काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको अचीवमेंट मिलनी चाहिए। ये था मॉडर्नाइजेशन के अंदर। एंड देन सेक्युलराइजेशन, ये एक वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन के अंदर बता रखा है कि सेक्युलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आप अपने कल्चर को इन्फ्लुएंस डिक्लाइन कर देते हो, स्पेशली इन द पब्लिक स्फेयर। रिचुअल्स को सेक्युलर डायमेंशन मिल रही है, यानी कि ओकेजन्स में सोशलाइज कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और टू शो ऑफ देयर वेल्थ एंड स्टाइल टू एनहांस अ सोशल स्टेटस। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने कल्चर का शो ऑफ कर रहे हो। आजकल जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, यू आर जस्ट शोइंग इट ऑफ ऑन सोशल मीडिया, सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि आप सिर्फ शोशेबाजी कर रहे हो, रियलिटी में क्या हो रहा है यू डोंट नो दैट। तो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट दो तरीके से है। एक तो आप कास्ट को क्या कर रहे हो, उसके बेसिस पे एसोसिएशंस बना रहे हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हो, और साथ ही साथ आप उसकी वजह से वोट्स ले रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, यानी कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी का जब कोई इंसान होगा, एक पर्टिकुलर कास्ट का जब कोई इंसान होगा, तो आप उसको उसी वजह से वोट दे रहे हो क्योंकि वो आपकी कास्ट का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइंस, कास्ट लाइंस, आप उनको क्या कर रहे हो, वोट दे रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज व्हाट सेक्युलराइजेशन मीन्स इन द वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, व्हिच इज चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। यानी कि रूरल सोसाइटी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आई या क्या डेवलपमेंट हुई आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट। सो स्टार्टिंग विथ कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो प्राइमरी एक रूरल सोसाइटी रही है, और यहाँ पे सब कुछ किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे सब कुछ रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर से, और रिलेटेड ऑक्यूपेशंस भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड किससे कमा रही है,
एग्रीकल्चर से कमा रही है। और जितनी भी हमारी कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, पैटर्न्स हैं, वो किससे कनेक्टेड है? एग्रेरियन बैकग्राउंड से। जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल बन रहा है, असम में असम बिहू इन असम, बैसाखी इन पंजाब एंड उगाड़ी इन कर्नाटका। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपकी हार्वेस्टिंग और सोइंग से रिलेटेड है, और उसके बेसिस पे क्या बन रहा है? आपके एग्रीकल्चर का जो हार्वेस्टिंग और सोइंग है उससे रिलेटेड आपके फेस्टिवल बन रहे हैं। तो इसमें बता रखा है आपका एग्रीकल्चर किस तरह से रिलेटेड है आपकी फेस्टिवल से। उसके बाद नाउ अब आपका जो रूरल पॉपुलेशन है उनके ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर किस तरह से डिवाइडेड है। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, विलेजेस को सपोर्ट करती हैं, वो भी उनके लाइवलीहुड बन जाता है। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस हैं जो पॉटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, वीवर्स हैं, ये भी रूरल एरियाज में पाए जाते हैं जो क्या है एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। और रूरल लाइफ भी इसी से सपोर्टेड चल रही है। काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, कुछ क्राफ्टमैन हैं, कुछ स्टोरी टेलर्स हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ प्रीस्ट हैं, कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ ऑयल प्रेसर्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉच है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। तो ये डाइवर्सिटी बताता है इंडियन रूरल इंडिया में कि किस तरह से कास्ट सिस्टम आज भी प्रिवेल कर रहा है। जैसे कि स्पेशलिस्ट है कोई सर्विस कास्ट में, तो उसको वॉशरमैन है, पॉटर है, गोल्ड्समिथ है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो आपकी कास्ट है, आपकी कास्ट किस तरह से जो है आपकी ऑक्यूपेशन से लिंक्ड है। अगर कि कोई ब्राह्मण कास्ट का है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा? प्रीस्ट होना होगा। अगर कि कोई वैश्य कास्ट का है तो उसका सर्विस जो आपकी एक, अगर कोई क्षत्रिय कास्ट का है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या होगा? कि वो सोल्जर होगा। ठीक है, उसको प्रोटेक्टर बोलेंगे हम लोग। तो किस तरह से आप अपनी कास्ट को आप अपने ऑक्यूपेशन से जोड़ रहे हैं। उसके बाद जो आपका एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर है, यानी कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक्सेस टू लैंड क्रिएट्स रूरल क्लास स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपके पास लैंड होता है, किसके पास कितना लैंड है, देखो अनइक्वली, इट इज़ अनइक्वली डिवाइडेड। किसी के पास ऐसा नहीं कि मेरे पास भी 50 बीघे, तुम्हारे पास भी 50 बीघे, तो हमारे पूरे गांव में सबके पास 50 बीघे लैंड होगा। नहीं, अनइक्वली डिवाइडेड होता है। किसी के पास ज़्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लैंड ओनर्स होते हैं। किसी के पास ज़्यादा है तो लार्ज, किसी के पास कम है तो स्मॉल एंड मार्जिनल, किसी के पास मीडियम है। टेनेंट्स होते हैं जो रेंट पे रहते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं जो जिनके पास लैंड नहीं होता लेकिन वो दूसरों के लैंड पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये क्या बता रखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, क्लास का स्ट्रक्चर आ गया है। जिसके पास जितना लैंड उसके हिसाब से क्या होती है, उनको डिफरेंट वो मिल जाती है, स्ट्रैटिफिकेशन मिल जाती है। अब रूरल एरियाज में साफ है कि कास्ट और क्लास के बीच में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि जो कास्ट है और क्लास है वो साथ साथ मूव डाउन करती जा रही है। जैसे कि ब्राह्मण्स जो हाई कास्ट है लेकिन दे आर नॉट द मेजर लैंड ओनर्स। याद रखिएगा, यहाँ पे बता रखा है कि भले ही ब्राह्मण्स को आप हायर कास्ट बोलोगे लेकिन वो मेजर लैंड ओनर्स नहीं होते। तो ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर इसलिए भी यूज होता है ताकि आप स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स को भी क्या कर सको? एक्सप्लेन कर सको, आप उसको एग्जामिन कर सको, रेफर कर सको। एग्जाम्पल दे रखे हैं डोमिनेंट कास्ट के जो बहुत बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। दैट व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट? तो जाट्स एंड राजपूत ऑफ यूपी, वोल्केग्यास ऑफ आंध्र प्रदेश एंड जाट एंड सिख ऑफ पंजाब। तो एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या बता रखे कि जो प्रॉपर्टी कास्ट ग्रुप्स हैं यही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज ओन करते हैं और यही लेबर को बोलते हैं कि भाई तुम हमारे लिए क्या करो, हमारे लिए तुम काम करो। उसके बाद बिगार इज फ्री लेबर, यू नो। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है नॉर्थ इंडियन के पार्ट्स में प्रेवलेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लो रैंक ग्रुप्स होते हैं उनको लेबर प्रोवाइड करनी होती है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज और पर ईयर टू द विलेज और जमींदार। यानी कि जो भी विलेज का जमींदार या लैंडलॉर्ड होगा उसको उतने टाइम पीरियड के लिए अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसको हम बेगार बोलते हैं। अब क्यों? लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गई, डिपेंडेंस ऑन लैंडेड क्लास हो गया, या इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया। इसकी वजह से ही जो वर्किंग पुअर क्लास है वो लैंड ओनर से क्या है? जुड़े हुए हैं। और इसको ही हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूर जो आप कहते हो। तो इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। हलपाती सिस्टम गुजरात में एंड द जीता सिस्टम इन कर्नाटका। तो कॉलोनियल पीरियड्स में जमींदारी सिस्टम और रियोतवारी सिस्टम को ही रूरल एरियाज में क्या करा जाता था? एडमिनिस्टर करा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम के नेम लर्न करना इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या होता है, लैंड रिफॉर्म लाई जाती है। लैंड रिफॉर्म के लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ज़रूरत आ गई लैंड रिफॉर्म लाने की? देखिए, जो ये एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर का पास्ट चल रहा था ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए आपने इसको स्ट्रक्चर को लाए। साथ ही जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इनजस्टिस हो रही थी सिस्टम के अंदर, उसको हटाने के लिए भी आपने क्या करा, आपने लैंड रिफॉर्म्स का क्या कर रहा है, लैंड रिफॉर्म्स को निकाला है। अब बहुत सारी लैंड रिफॉर्म्स आई 1950 से 1970s में, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी। सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुई वो थी ज़मींदारी सिस्टम का अबॉलिशन। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपकी इंटरमीडिएरीज की लेयर थी उसको रिमूव कर दिया था, यानी कि जो ज़मींदार थे उनके राइट्स को छीन लिया गया था, उसके जो राइट्स उनको वीकन कर दिया गया था, उनको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल पोजीशन को भी वीकन कर दिया गया था। उसके बाद आता है आपका टेनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो तुम्हारे किराएदार आप बोल दो, या फिर जो आप जिनको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लैंड देते हो और उनसे पैसा लेते हो, उनको ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई थी और अच्छे खासे लैंड राइट्स दिए गए थे, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। फिर आया लैंड सीलिंग एक्ट। ये था कि भाई लैंड सीलिंग नाम से पता चल रहा है कि आप एक इम्पोज लगा रहे हो, एक लिमिट लगा देते थे। ये लोग क्या कहते थे कि भाई आप इससे ज़्यादा, इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते। और ये सीलिंग डिपेंड करती थी, एक एरिया टू एरिया डिपेंड करती थी कि अगर आपका एरिया हाई प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो कम सीलिंग लगाई जाएगी, और अगर आपका एरिया लो प्रोडक्टिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग लगाई जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट होगी आपके पास। लेकिन अब वही बात है, हर जगह लूप होल्स हैं। तो जैसे ही ये लैंड सीलिंग एक्ट आया, इसके क्या हुए, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गए। क्या ड्रॉबैक्स आए, देखो, जितने भी लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपने जो सरप्लस लैंड है उससे छुटकारा पाने का एक तरह से उपाय निकाला। कैसे उपाय निकाला, जितने भी लार्ज स्टेट्स थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने लैंड को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया। क्या करा, कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया, कुछ लोगों ने अपने सर्वेंट्स के नाम रख दिया। इसको बोलते हैं बेनामी ट्रांसफ़र। बेनामी ट्रांसफ़र कर दिया, भले कि कंट्रोल तो रहेगा मेरा ही, लेकिन ये लैंड मेरे नौकर के नाम पे है। ऐसे कुछ एरियाज में क्या हुआ, जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, पर भले ही उनके मतलब कि डिवोर्स देके वाइफ रहेगी उनके साथ ही। इन ऑर्डर क्या होगा कि भाई लैंड सीलिंग एक्ट में ये था कि जो अनमैरिड वुमेन थी उनको एक सेपरेट शेयर मिलता था, बट वाइफ्स को नहीं मिलता था। तो क्या हुआ, डिवोर्स मिल गया तो सेपरेट शेयर भी मिल गया, साथ ही साथ बीवी घर में भी रहेगी। तो क्या हो गया, लैंड ओन तो मैं ही कर रहा हूँ ना, भले ही नाम मेरी बीवी पे है। तो ये क्या था, ये एक लूप होल था। उसके बाद आया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 और 70s में। आई नो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन 10th में पढ़ रखा है, बट यहाँ पे एक बार दोबारा ग्रीन रेवोल्यूशन बता रखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए करा था, और ये लार्जली इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसके लिए पैसे दिए थे। क्या करते थे इसमें, ये HYV सीड्स को, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी और हाइब्रिड सीड्स को देते थे, अलॉन्ग विद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इनपुट टू फार्मर्स। ये फार्मर्स को ये सब प्रोवाइड करते थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन उन एरियाज में था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होगा, इरिगेशन होगा, क्योंकि ये सीड्स बहुत ज़्यादा पानी लेती थी, सफिशिएंट वाटर ज़रूरी था इन सीड्स और इस मेथड ऑफ कल्टीवेशन के लिए। और इसीलिए ही इन्होंने वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज को ही क्या कहते हैं, चूज़ करा था। इसीलिए क्योंकि इन्होंने वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज को चूज़ करा था, इसलिए जो इसकी बेटरमेंट थी या फिर जो रीजन्स थे इससे वो हुए थे, बेनिफिट हुए थे, वो आपके पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश जैसे रीजन्स ही थे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको सफिशिएंट पानी भी मिल रहा था और यहाँ पे ही ये वाले सीड्स जो हैं ग्रो भी हो रहे थे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तो ही, देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ऑब्वियसली बढ़ी क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। साथ ही साथ इंडिया जो था सेल्फ सफिशिएंट भी बन गया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बन गई आपकी पंजाब हरियाणा में, बहुत अच्छा मेजर अचीवमेंट माना गया। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव और सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी थे, यानी कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। एक तो देखिए, इस सीड्स को, ये सीड्स जो होती हैं महंगी होती हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इससे सिर्फ मीडियम और लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट ही नहीं हुआ क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। इससे डिस्प्लेसमेंट हो गया टेनेंसी कल्टीवेटर्स का, यानी कि अब लोग किसी टेनेंट को काम पे लगाने के बजाय खुद ही ओनर्स बन के खुद ही अब क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे। सर्विस कास्ट ग्रुप्स हट गए, डिस्प्लेसमेंट हो गई। जब तुम फर्टिलाइजर लगा लोगे, पेस्टिसाइड लगा दोगे, तुम ट्रैक्टर यूज कर लोगे, तो तुम्हें ह्यूमन लेबर की कहाँ जरूरत है, तुम्हारे पास तो मशीनरी है, तो फिर ये भी हट गए। और इकोनॉमिक
कंडीशन बेकार हो गई एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, राइजिंग प्राइसेस की वजह से दे हैव शिफ्टेड इन द मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में कैसे चेंज हुए मैं बताती हूँ, आगे कैसे बताती हूँ, अभी रुक जाओ। सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में भी यही हुआ कि कमर्शलाइजेशन एंड मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन लेड टू लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। पहले ये थोड़ा सा उगाते थे, थोड़ा सा खाते थे। अब क्या हो गया, अब बहुत ज़्यादा मतलब उगाने लग गए, तो अब ये लोग सारा का सारा बेचने पे फोकस करते थे, प्रॉफिट मोटिव करते थे, जिसकी वजह से रीजन पे जो हो गई इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो सारा का सारा खत्म हो गया। इन्वायरमेंट में हार्म हुआ। क्यों? क्योंकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स को तो बेनिफिट हुआ, लेकिन ये क्योंकि एक्सपेंसिव थी तो मार्जिनल फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाए और परचेज नहीं कर पाए। तो इट वॉज ओनली द फार्मर्स हु टू प्रोड्यूस द सरप्लस एंड टू रीप द मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। साथ ही साथ क्या हुआ, ये जो सब्सटेंस यूज करते थे इसकी वजह से भी एनवायरनमेंट पे हैजर्ड पड़ा। उसके बाद आया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, जब आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उगाता है और वो कभी भी मार्केट के लिए रिप्रोड्यूस नहीं करता। इसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो खत्म हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि अब लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए कमा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा टर्म दे रखा है पीजेंट और फार्मर का, तो मैं बता देती हूँ। पीजेंट्स वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट एंड अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट आर पीजेंट्स। एंड फार्मर्स दोज एग्रीकल्चर्स जो सरप्लस कमा लेते हैं अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली, यानी कि घर वाले तो खाएंगे ही, साथ ही साथ हम मार्केट पे भी लिंक करेंगे। अब जो मैंने बोला था कि जो पेमेंट हुआ काइंड से कैश में, देखो मेरी बात सुनो। पहले जो मैं हूँ, मैं 5 जगह पे काम कर रही हूँ, चलो 4 लैंड पे मैं काम कर रही हूँ। ये वाले मुझे वीट दे देते थे, ये वाले मुझे राइस दे देते थे, ये वाले मुझे क्लोथ दे देते थे, ये वाले मुझे यूटेंसिल्स दे देते थे। ये लोग मुझे पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन मुझे ये सब दे देते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि मेरे घर का ना काम चल रहा था अच्छा खासा, मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल रहा था। लेकिन अब इस काइंड से हम शिफ्ट हो गए कैश पे। अब मुझे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, अब मुझे उन पैसों को खर्च करना है। अब मैं कैसे खर्च करूं, क्योंकि पैसे तो कम मिलेंगे और ये सब सामान ज़्यादा मिलता था। तो ये शिफ्ट हो गया, ये चेंज हो गया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर लेबर का यूज़ ज़्यादा हो गया। जो आपके ट्रेडिशनल बॉन्ड्स थे फार्मर के एग्रीकल्चर वर्कर के साथ, वो सब खत्म हो गए और एक फ्री वेज लेबर का राइज स्टार्ट हो गया। अब लेबर का राइज स्टार्ट हुआ तो सर्कुलेशन भी होनी शुरू हुई लेबर की। कैसे सर्कुलेशन शुरू हुई, देखो माइग्रेंट लेबर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। मेन माइग्रेट करते थे बेटर जॉब कंडीशंस के लिए, और वुमेन जो और चिल्ड्रन थे वो क्या होते थे, वो घर पे रह जाते थे, गांव में रह जाते थे। तो माइग्रेंट्स कहाँ से आ रहे थे, देखो माइग्रेंट्स आते थे ड्रॉट प्रोन एरियाज से, जो एरियाज जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे सूखा पड़ गया था। और साथ ही साथ इन माइग्रेंट वर्कर्स को फुट लूज लेबर बोला है जैन ब्रेमन ने। दिस इज अ हैशटैग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिए। जैन ब्रेमन ने फुट लूज लेबर बोला है। किसको फुट लेबर बोला है? ये लेबर जो एम्प्लॉयड होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाइम पे, यानी कि पूरे साल में सिर्फ हार्वेस्टिंग टाइम पे जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट पे एम्प्लॉय हो रहे हैं, इनको फुटलूज लेबर बोला जाता है। और माइग्रेंट लेबर जो होती है ना, ये लोकल नहीं होते हैं, लोग दूर दूर से रीजन्स पे आती हैं, तो इसलिए ये लोग ना थोड़ा रिलेटिवली एक्सप्लॉयट करने के लिए आसान होते हैं। ये अब मुझे पता है कि ये इस इंसान को इस काम की ज़रूरत है, अब मैं उसके 100 रुपये का काम 80 रुपये में निकलवा लूँगी और वो 80 रुपये में काम कर भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो उस 80 रुपये में से 60 या 70 रुपये घर भी भेजने हैं, तो वो 80 रुपये में चुपचाप काम कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन होता था। और वुमेन के वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता। क्यों? देखो उनके हस्बैंड्स तो चले गए घर छोड़ के, अब उनको खुद उसको हेड करना है, अपनी फैमिली को लीड करना है। तो इसकी वजह से जो औरतें थी वो भी एग्रीकल्चर के अंदर घुस रही थी, और यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि सेम काम के लिए आदमियों को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और औरतों को क्या मिल रहे थे, कम पैसे मिल रहे थे। उसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या होता है देखो, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी आया आपका 1990s में, तो क्या होता है कुछ फार्मर्स को क्या बोला गया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। जैसे कि पेप्सिको थी, पेप्सी कंपनी थी, उन्होंने बोला कि आपको ये तरह के क्रॉप्स उगाने हैं, हम बताएंगे आपको कैसे क्रॉप्स उगाने हैं, हम ही आपको जो है बीज देंगे, हम ही आपको इनपुट देंगे, और हम बताएंगे आपको किस तरह से उगाने हैं, और कैपिटल भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको मशीनरी चाहिए सब हम देंगे। कंपनी ने गारंटी बोला था कि भाई इस प्राइस पे ही हम जो है आपसे सीड खरीदेंगे भी। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुए।
क्यों? फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हुई भाई, आगे जाके जो है आप बहुत ज़्यादा कंपनी पे डिपेंडेंट हो जाओगे अपने लाइवलीहुड के लिए। साथ ही साथ जो है आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जैसे कि फ्लावर्स और गर्किन्स बनाने लग गए। अब आपका लैंड तो था कि आपको वीट उगाना है, और आप तो खाने से तो बिल्कुल ही अलग चले गए। अब मैं अगर गेहूं उगा रही थी तो पहले मैं अपने घर खुद भी तो खा ही रही थी ना, अब मैं फ्लावर्स उगा के खुद थोड़ी खा सकती हूँ। तो मेरा जो फूड एलिमेंट्री अपनी जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थी वो तो मेरी हो ही नहीं, और आप खाने से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस से डिसएंगेज हो गए, और आपको इतना पता भी नहीं था इस फूड के बारे में या फिर इस सीड के बारे में। और इसकी वजह से देखो, ये एलीट आइटम्स होती हैं, इनको ना हम लोग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस आइटम्स बोलते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, गर्किन्स हो गए। तो इसको जो आप उगाओगे तो आपको फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा हाई डोज चाहिए, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, जो इकोलॉजिकली जो है सस्टेनेबल नहीं है, आपको आगे जाके वो लैंड में दिक्कत करते हैं। तो इसकी वजह से स्टार्ट हुआ फार्मर का सुसाइड मैट्रिक्स। कैसे? फार्मर्स जो थे, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं था, उनका क्रॉप हुआ लॉस होना शुरू हुआ, डिजीज हुई, ज़्यादा कभी रेनफॉल हो गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो मैट्रिक्स इवेंट स्टार्ट हुए, जिसमें क्या हुआ कि भाई मार्केट प्राइस फार्मर्स को तो इतना पैसा नहीं मिल रहा था, दे वर अनेबल टू बियर द डेब्ट बर्डन, भाई वो कर्जे में डूबे हुए थे और अपनी फैमिलीज को सस्टेन नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से दे वर अनेबल टू मीट द लाइक जो एक्सपेक्टेड नीड्स थी मैरिज के लिए या फिर डाउरी के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल केयर के लिए उतना पैसा नहीं था। तो फार्मर्स ने क्या करा, सुसाइड कर लिया, और ये मोस्टली मार्जिनल फार्मर्स थे जिन्होंने क्रॉप को लूज कर लिया था ड्यू टू डिजीज, एक्सेसिव रेनफॉल और ड्रॉट रिजल्टिंग इन मैट्रिक्स इवेंट्स। साथ ही साथ they were unable to meet the needs। ये मैंने एक्चुअली 2 बार लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज वाई फार्मर्स सुसाइडेड, बिकॉज वो डेप्थ ट्रैप में फंस गए थे। उन्होंने एक जगह से पैसा उठाया कि वो यहाँ पे क्रॉप्स के लिए लगाएंगे, और वो क्रॉप फेल हो गया। अब इन्हें इस वाली पार्टी को क्रॉप भी देना है, तो यहाँ से भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी कैपिटल लगाया और आपने यहाँ से भी पैसे लिए। तो ये कर्जे के लिए कर्जे में डूब जाते थे, कहीं और से कर्जा लेके यहाँ पे निपटा रहे हैं, फिर एक डेप्थ ट्रैप के अंदर। Number 4, which is changes and development in industrial society. We have already covered in rural society. This is the second last chapter of the syllabus. उसके बाद बस एक chapter और है, social movement, which I will be completing today only. So in the morning you will get this video, and in the evening you will get the video of next chapter. After that I will be uploading one shot of both the books, and if you need important question videos plus the MCQs video, do let me know in the comment section. स्टार्टिंग विद फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? देखिए, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे मार्क्स वीबर और इमाइल दरखाइम, इन्होंने ये जो फीचर्स थे इंडस्ट्री के बताए थे, जैसे कि अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि हम रूरल से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, इसी तरह हम लोग इंडस्ट्री की तरफ जब शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी फेस की जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो लोग हैं आपस में जो मेल जोल है, वो कम हो जाता है जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लेबर है उनका डिविजन शुरू हो जाता है। और इसके अंदर एक चीज़ बोली है एलाइनेशन, यानी कि मार्क्स ने सिचुएशन को बोला एलाइनेशन, जिसके अंदर जो लोग हैं अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काम को देखते हैं कि भाई अगर मैं काम करूँगा तो इससे मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है। और देखिए, अब जो आगे टाइम आ गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में सर्वाइवल भी तब डिपेंड कर रहा है अगर टेक्नोलॉजी में ह्यूमन लेबर के लिए रूम है या नहीं है। यानी कि एक बात बताइए, अगर एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे मशीनरी है, अब एक काम अगर मशीनरी कर सकती है तो वहाँ पे इंसानों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी तो ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन को क्या बोल रहा है मार्क्स कि भाई लोगों के लिए जगह है नहीं है, ये भी टेक्नोलॉजी के हाथ में आ गया है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई कास्ट की वजह से डिस्टिंक्शंस दे डू नॉट मैटर, तो इक्वालिटी हो रही है। और साथ ही साथ बसेस और साइबर कैफ़े में भी काम मिल रहा है लोगों को। डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक स्टेटस दे रखा है कि भाई इसके अंदर कितने लोग कौन से सेक्टर्स में वो हो रखे हैं कि भाई इस सेक्टर के अंदर इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, इस सेक्टर के अंदर इतने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये एक तरह से आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इसके अंदर कितने हैं और क्या क्या रीजंस हैं ये होने की वजह। उसके बाद आपको 2 सेक्टर्स दे रखे हैं, एक है आपका फॉर्मल सेक्टर और एक है इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए, इसका डिफरेंस 2 मार्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इन 2 मार्कर्स द डिफरेंस कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। देखिए, एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, और जहाँ पे 10 से कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। साथ ही साथ ये जो सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट से प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पे आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, रिक्रूटमेंट जो है यानी कि जो आपको जॉब मिल रही है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। आपको बताया जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैकेनिज्म है कंप्लेंट्स का ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ये लोग गवर्नमेंट से नहीं होते रजिस्टर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सैलरी ढंग से नहीं मिलती, ना पेंशन मिलती, ना कोई बेनिफिट्स मिलते, ना मेडिकल लीव्स मिलती है, और यहाँ पे आपकी जॉब्स भी जो है सिक्योर नहीं होती। तो ये था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का डिफरेंस। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर कैसे एलपीजी के बाद चेंज आते हैं। तो भाई लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनीज हैं और जो फॉरेन फर्म्स हैं वो आती हैं और हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। अर्लियर जैसे आप देख सकते हैं कुछ सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए जो थे रिजर्व कर रखे थे, टेलीकॉम, सिविल। नाउ अब लाइसेंस जो है इन लोगों के लिए अवेलेबल हो गए, दे आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू ओपन इंडस्ट्रीज, यानी कि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है अब इजीली अवेलेबल हो गए इंडियन शॉप्स में। तो ये भी एक लिबरलाइजेशन का क्या है, आउटकम है। साथ ही साथ एक और नई चीज़ आई है डिसइन्वेस्टमेंट। अगेन 2 मार्कर के लिए व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, गिव एन एग्जाम्पल। सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी जो होती है अपने एक गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने जो सेक्टर वो होते हैं शेयर जो है उसको बेचती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है मॉडर्न फूड्स, उन लोगों ने भी डिसइन्वेस्टमेंट करा, तो जिसकी वजह से ना बहुत सारे जो लोग होती हैं उनकी जो जॉब्स है ना वो छिन जाती हैं। क्यों, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे तो उन्हें अपने हिसाब के वर्कर्स चाहिए, अपनी स्किल लेबर चाहिए। तो क्या होगा, वो लोग ना लेबर को चेंज कर देते हैं, मशीनरी को लाते हैं, तो पहले के जो लोग होते हैं उनकी जॉब को निकाल लेते हैं। अब लोगों को जॉब मिलती कैसे है, देखिए कुछ लोग जॉब्स को एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि अब तुम देखते हो पेड प्रमोशन जो तुम कहते हो, तो वो पेड प्रमोशन क्या होता है, लोग जो है अपनी जो जॉब्स को है एडवर्टाइज कर रहे हैं। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हैं और कुछ लोग जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, सेल्फ एम्प्लॉयड प्लम्बर ट्यूटर्स, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो कल को आप अपनी फ्रेंड को जाके बताओगे भाई ये यूट्यूब चैनल था, ये इसने ये वाली वीडियो डाली, तो ये क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट है। एक जने से दूसरी जगह से पता चला, यहाँ पे प्लम्बर को बता रखा है भाई मेरे घर पे टैप में प्रॉब्लम थी, मैंने इस प्लम्बर को बताया, फिर मैं अपने नेबर को बता रही हूँ कि भाई अगर आपकी प्रॉब्लम है ना आप भी इस प्लम्बर को कॉन्टैक्ट करना। तो यहाँ से क्या है, एक जगह से काम मिलता जा रहा है, तो जब काम मिलता जाएगा तो लोगों को जॉब मिलेगी। कुछ लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स जो मिस्त्री होते हैं, इनको कैसे काम मिलते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे भी ना फिर कास्ट का प्ले करता है रोल। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने कास्ट के लोगों को काम भी दे देता है, जैसे कानपुर में बता रखा है। उसके बाद आता है आपके बदली वर्कर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। देखो बदली वर्कर्स कौन होते हैं, जो बदली में काम करते हैं, यानी सब्सिट्यूट लेबर होती है। मान लो कोई परमानेंट काम कर रहा है और वो छुट्टी पे चला गया, तो उसकी सब्सिट्यूट में जो काम आएगा उसको बदली वर्कर बोले जाते हैं। इनको उतना सेम स्टेटस और सिक्योरिटी नहीं मिलती, और इसको ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी बोलते हैं। और पता है ये लोग कौन होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो पहले उस जॉब में थे, पहले से उसी कंपनी में इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन उस स्टेटस से काम नहीं कर रहे थे और रिटायर हो गए थे। तो ऐसे लोगों को भी हम बदली वर्कर्स बोल सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम आता है कि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम क्या होता है। देखो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ना हमेशा कैजुअल लेबर के लिए होता है। मान लो कि तुम्हें इंडस्ट्री बनानी है, ब्रिक यार्ड बनाना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी हायरिंग के लिए कैजुअल लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम होता है। कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा वो गांव के अंदर जाएगा और देखेगा कि भाई क्या लोगों को काम चाहिए। अब जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है कुछ अमाउंट जो है लोगों को बांट देगा। मान लो उसने 1000 रुपये दे दिए या फिर मान लो 10,000 रुपये दे दिए। अब इन 10,000 रुपये के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वर्क साइट के जो कॉस्ट है, यानी कि आपको आने जाने में जो पैसे लगेगा वो भी इंक्लूडेड होगा। और इसी लोन मनी के अंदर आपका एक एडवांस है कि भाई ये 10,000 रुपये तुम्हारे को मैं दे रहा हूँ, और जब तक ये जो पूरे की पूरी वेजेस जो है ये रीपे नहीं होगी तुम्हें मेरे यहाँ काम करना है। तो ये एक तरह से डेप्थ ट्रैप भी हो जाता है, और ये लोग आसानी से ना इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी नहीं पाते। बट क्या होता है कभी कभी दे कैन ऑल्सो ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ना इनको कोई और एम्प्लॉयर मिल जाता है कम पैसों में। और कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी फैमिली को ही माइग्रेट करना पड़ता है इस डेप्थ ट्रैप के चक्कर में। अब इस यहाँ पे काम कैसे कैरी होते हैं, देखो जो मैनेजर का काम है कि आप काम वर्कर से काम कराओ। अब उसका काम क्या है कि या तो वो वर्कर से ज़्यादा काम निकलवाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस निकलवाएगा। अब प्रोड्यूस कैसे निकलवा सकता है, या तो वो वर्क आवर्स को बढ़ा सकता है या वर्क को ढंग से ऑर्गेनाइज करा सकता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये लोग जो टाइम पीरियड होता है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। एक दिन के अंदर अंदर एक दिन में ये 7 से 8 आवर्स में उनसे काम कराएंगे।
और प्रोडक्शन में ये लोग असेंबली लाइन वर्कर्स यूज़ करते हैं। असेंबली लाइन क्या होती है देखो, इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म भी बोलते हैं। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। एक अमेरिकन थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विंसो टेलर। इन्होंने एक सिस्टम निकाला था साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको हम टेलरिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो काम होता है ना उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और वही सेम काम आपको बार बार करना पड़ता है। वर्कर्स के बीच में वो डिवाइडेड होता है और इनको ना स्टॉप वॉचेस दे रखी होती है, भाई इस मिनट से इस मिनट तक ये काम करना है, इस मिनट से इस मिनट तक ये काम करना है। तो वर्कर्स को पूरे दिन वो काम करना होता है और एक टारगेट दे रखा होता है कि भाई इस दिन के अंदर तुम्हें इतने प्रोडक्ट्स को निकालना है। असेंबली लाइन प्रोडक्ट कैसे करती है भाई, एक बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट होती है और हर बंदा जो है उसके साइड में सिट अलोंग करता है। ठीक है, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ये काम करेगा तो आगे वाला उसके प्रोडक्ट के काम करता रहेगा एक एक, और आखिरी में जाके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होती है, जो स्पीड होती है वो कन्वेयर बेल्ट से एडजस्ट करी जाती है। और अब इस मशीनरी की वजह से जो वर्कर है वो डी स्किल हो रहा है। क्यों डी स्किल हो रहा है भाई, मशीन है, मशीन तो अपनी स्पीड से चलेगी, मशीन ही थकेगी, लेकिन इंसान तो थक जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, ये बोलते हैं कि अब जो है कंप्यूटर ज़्यादा काम करती है, अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देम। एंड साथ ही साथ इसकी वजह से कभी कभी ना जो इंसान होते हैं वो तो ज़्यादा थक जाते हैं, वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। उसके बाद एक सर्विस सेक्टर करके टॉपिक है जिसमें बता रखा है कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये अब सेल्फ मोटिवेटेड और क्रिएटेड हो गए हैं। बट हम इसको बोलते हैं टेलरिस्ट लेबर प्रोसेस। क्यों, अब भाई ये टाइम स्लेवरी में बंधुआ, इनको भी बंधुआ मजदूर बोलता है टेररिस्ट। क्यों, भले ये एक आईटी सेल में काम कर रहे हैं लेकिन ये 10 से 12 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, पूरी पूरी रात ऑफिस में रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई इन्हें अपनी डेडलाइन को मीट करना है, लॉन्ग वर्किंग आवर हो रहा है। और इसकी वजह से जो आसपास के कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं ना, उन्होंने भी अपना जो टाइम है ना वो चेंज कर लिया है। अगर ये लोग रात में खुल रही है एमएनसी, तो ये भी रात में ही खुल रहे हैं। तो पूरा का पूरा आसपास का जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। इसको हम एलपीजी का एक आउटकम भी बोलते हैं। उसके बाद आया कि कोल माइन के अंदर जो लोग हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस कितनी ख़राब है। देखो पता क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये प्रॉपर रजिस्टर नहीं बनाते वर्कर्स का, कि अगर कभी कुछ हार्म हो गया या कोई दिक्कत हो गई कि वर्कर्स कितने हैं, कैसे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बेनिफिट ये उन्हें नहीं देते हैं। साथ ही साथ जैसे माइनिंग का काम ख़त्म हो जाता है, जो उनका कंपनी होती है उसको ना जो होल्स हैं उनको कवर अप करना पड़ता है, यानी कि जितना आपने खुदाई करी थी उसको कवर करो और रिस्टोर कर दो पहले एरिया से, लेकिन वो नहीं करते हैं ये चीज़। और अब देखो ये तो हो गया, चलो ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, लेकिन जो वर्कर्स हैं जो पैसे कमाने के लिए कोल माइन के अंदर काम करते हैं वो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं। कभी कभी वहाँ फ्लड हो जाता है, फायर आ जाती है, जो रूफ है वो कोलैप्स हो जाती है, गैस का एमिशन हो जाता है, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, फेलियर है। कुछ लोगों वर्कर्स को तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है। और कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो जैसे सन और रेन दोनों में काम करेंगे तो उनको मतलब इंजरीज़ हो जाती हैं एंड साथ ही साथ फेस इंजरीज भी हो जाती है, क्योंकि माइन में ब्लास्टिंग भी होती है। देखो जब आपको एक ऑब्जेक्ट निकालना है तो ब्लास्ट करोगे तभी वो पत्थर टूटेगा और आगे आप खुदाई कर पाओगे, ऑब्जेक्ट गिर जाता है। तो इसकी वजह से जो माइनिंग का रेट है इट इज़ वेरी हाई इन कम्पेयर टू इंडिया टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे लोग ज़्यादा मर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ में। अब आता है होम बेस्ड वर्कर, यानी कि लोग घर से बैठे बैठे कैसे काम कर रहे हैं। तो एक बीड़ी इंडस्ट्री है, इसमें एक पूरा का पूरा प्रोसेस बता रखा है तेंदू लीफ का, कि कैसे एक तेंदू लीफ को तोड़ा जाता है, उसको फिर उसके बाद बीड़ी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। इसमें आप लेस, जरी, ब्रोकेट, कारपेट्स, बीडीज सब के सब ये होम बेस्ड वर्कर्स हैं। अगरबत्ती भी ऐसे प्रोडक्ट्स इसमें होता है। वुमेन और चिल्ड्रन मोस्टली काम करते हैं। एक एजेंट होता है जो इन्हें रॉ मटेरियल देता है और उसके बाद इनसे ही फिनिश प्रोडक्ट उठाता है। होम वर्कर्स को जो काम मिलता है वो पीस रेट के बेसिस पे मिलता है और नंबर ऑफ पीसेस वो बना रहे हैं। इसमें मैं तेंदू लीफ का एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि तेंदू लीफ जो बीड़ी बना रखा है उसी का ही आपको बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले वो प्लग करेंगे, उसके बाद वो उसकी ऑक्शन करते हैं, फिर जो एक वर्क मैनेजर होगा वो वहाँ से सारे वो लेके औरतों में बांट देगा। उसके बाद औरत जो होंगी वो बीड़ी बनाएंगी, उसके बाद वो वापस से मैनेजर आएगा उसको ले जाएगा, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर को दे देगा जिसके आगे वो ब्रांड लगा देगा, उसके बाद वो लोकल मार्केट्स में बिक जाती है। सो हाउ इट इज़ अ होम बेस्ड वर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक डिफरेंस दे रखा है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक और वर्कआउट क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है। स्ट्राइक जो होता है जिसमें लोग खुद से काम पे नहीं जाते, और स्ट्राइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू कॉल, क्योंकि भाई मैनेजर्स हमेशा सब्सिट्यूट लेबर, भाई वही है, इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा लेबर है, इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं कि अगर एक जना काम पे नहीं जाएगा तो 10 जने काम के लिए करने के लिए बैठे हैं। तो वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि भाई वो बिना वेजेस के कैसे सस्टेन करें। लॉकआउट के अंदर मैनेजमेंट खुद गेट बंद कर देता है और वर्कर्स को बोल देता है भाई काम पे मत आओ। उसके बाद दे रखा है एक बॉम्बे
मिल स्ट्राइक के बॉक्स में दे रखा है कि उनकी वर्कर की डिमांड क्या थी। डॉक्टर दाता समंत ने वो स्ट्राइक करी थी बॉम्बे टेक्सटाइल 1982 में, और ये स्ट्राइक 2 साल तक चली थी। इनका सिंपल कहना था हमें बेटर वेजेस दो और हमारे को खुद यूनियन बनाने दो। दे नीड बेटर वेजेस, यानी कि हमारी सैलरीज को बढ़ाओ, हमारी जो है हमारी जो कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस, उसको ढंग से बनाओ, एंड उस साथ ही साथ हमें यूनियन बनाने दी। अब हम आ जाते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर पे, जो है सोशल मूवमेंट, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड ऑल्सो इस जो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक में से क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ जो मैं इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही बता देती हूँ कि आपका जो मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसकी आपको आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप उस मूवमेंट को डिफाइन करेंगे कि वो मूवमेंट है किस चीज़ का। सेकेंडली, उस मूवमेंट में लोगों ने डिमांड क्या करी है, यानी किस चीज़ की डिमांड है। थर्डली, उस मूवमेंट के लिए कुछ रिजोल्यूशन हुआ, यानी कि मतलब क्या वो मूवमेंट सक्सेसफुल था, फेलियर था। फोर्थली, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनकी बात करेंगे उन मूवमेंट से रिलेटेड। जब आप ये चारों के चारों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तभी आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। अब अगर ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क में आ जाता है तो फिर वो डायरेक्टली पूछ लेंगे भाई डिमांड क्या थी या क्या सोल्यूशन हुआ। 2 मार्क में आ जाते तो वो पूछ लेंगे कि डिमांड क्या थी। डिमांड एंड ऑर्गेनाइजेशन 1 मार्क में आ सकती है। स्टार्टिंग विद द चैप्टर सोशल मूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर मैंने स्पेशली एनसीईआरटी रखी है, एंड वो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी रखी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स आई वाज मिसिंग सम पार्ट्स, बट मैं फिर भी एक बार टू कीप इट ट्रांसपेरेंट मैंने एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट रखा है कि सोशल मूवमेंट होते क्या है। देखो, आज हम जिस लाइफ में जी रहे हैं या फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब एक सोशल मूवमेंट का रिजल्ट है। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, किसी ने तो एक मूवमेंट करा होगा ना जो एज अ फीमेल मैं टीचर बन पाई, या फिर किसी अगर कोई गर्ल स्टूडेंट मेरे से पढ़ रही है तो किसी ने तो मूवमेंट करा होगा ना कि फीमेल को एम्प्लॉयमेंट या फिर फीमेल को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक मूवमेंट का रिजल्ट है, ये एक सोशल मूवमेंट का रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे राइट टू वोट है, अगर मैं आज मैं वोट दे पा रही हूँ तो कभी तो कोई इस राइट टू वोट के लिए लड़ा होगा, कभी तो कोई इस एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए लड़ा होगा। इसलिए जो सोशल मूवमेंट है वो ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में काम आता है। याद रखिएगा, सोशल मूवमेंट जो है हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क करते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, कि सोशल मूवमेंट के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला जो सोशल मूवमेंट का फीचर है वो है सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, यानी कि पूरी के पूरे लोग जो हैं वो एकजुट होके, यूनिफाई होके क्या करेंगे? एक एक्शन लेंगे। अब आप सोशल मूवमेंट कैसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग धरने पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ लोग वो आँख पे पट्टी बांध लेते हैं, कुछ लोग ब्लैक क्लोथ्स पहन लेते हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च करते हैं। सो ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन है। आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? कोई भी एक एक्टिविटी, अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो आप जिसके अगेंस्ट में हो, सो वो आप अगेंस्ट द स्टेट पॉलिसी, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप वो कर सकते हो। देखो, ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और डिसऑर्गेनाइज्ड को हम नहीं बोलते। डिसऑर्गेनाइज्ड वो होता है, भाई ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड वो जिसमें एक परफेक्ट लीडर होना चाहिए, एक परफेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि मैं सोशियोलॉजी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने सोशियोलॉजी के 4 दिन पहले क्या डाला? एक रोड मैप की वीडियो डाली। क्या था उसमें? कि भाई आपको अपने चैप्टर्स किस तरह से डिवाइड करने हैं। एक मैंने स्ट्रैटेजी बताई, कौन से ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, कौन से नहीं करना है। तो ये क्या है? ये ही सेम चीज़ आपको एक उसमें भी होनी चाहिए मूवमेंट में, कि आपका एक लीडर होगा जो आपको बताएगा कि भाई ये चीज़ें हैं, हमें ये करनी है और ये स्ट्रैटा से हम होत के गुजरेंगे। इसीलिए इसी को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बोलते हैं। अगर कोई डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, भाई कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग आ ही नहीं रहे मीटिंग्स में, तो उसको हम एग्जैक्टली सोशल मूवमेंट नहीं बोल सकते। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीडर होंगे और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेम होनी चाहिए। आइडियोलॉजी 2 तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं उन्हें पता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है जो पुअर के वेलफेयर के लिए होती है, यानी कि डाउन ट्रोडन लोगों की आइडियोलॉजी। और राइट वाले होते हैं जो तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे 2 आइडियोलॉजी होती है कि भाई आप सेम ही आइडियोलॉजी से जा रहे हो ना। एंड इसी चीज़ की वजह से एक ऐसा अप्रोच है कि लोग ना चेंज लाना चाहते हैं, और यही उसके फीचर्स हैं। ये कभी फीचर्स कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये लोग चेंज होते रहते हैं।
सोशल मूवमेंट हमेशा कोशिश करेगा कि वो सोसाइटी के अंदर चेंज ला सके पब्लिक इशूज़ पे, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, जैसे कि आप ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर देते हो, अब उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आप जो है माइनिंग कर रहे हो, एनवायरमेंटलिस्ट उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सोशल मूवमेंट होते हैं। जब सोशल मूवमेंट होने शुरू हुए तो साथ ही साथ एक और चीज़ शुरू हुई जिसका नाम था काउंटर मूवमेंट। अब ये काउंटर मूवमेंट क्या होता है? जो एक मूवमेंट के अपोजिशन में हो उनको हम काउंटर मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो हमारे राजा राम मोहन जी थे, उन्होंने बोला कि भाई सती प्रथा जो है सही नहीं है, ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है कि आप एक लेडी को जला दे रहे हो। तो उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने बनाई ब्रह्मो समाज। लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे, सती को डिफेंड करते थे कि भाई सती प्रथा बिल्कुल सही है। तो उन्होंने क्या बना ली? धर्म सभा बना ली। तो ये क्या हुआ? एक सोशल मूवमेंट चल रहा था और उस सोशल मूवमेंट के अगेंस्ट में एक और काउंटर मूवमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं काउंटर मूवमेंट। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग कि जब एक मूवमेंट होता है तो उसके अंदर जो है आप लोगों से डिफरेंट क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, आप जिससे अपनी बात रखते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि आप कैंडल मार्च, टॉर्च लाइट, ब्लैक क्लोथ, स्ट्रीट थिएटर, सॉन्ग हो गया, पोएट्री हो गया। जैसे हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह करा था। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स जिससे आप जो है अपनी जो बात है उसको क्या कर सकते हो? बता सकते हो। उसके बाद आता है सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स का एक पाई चार्ट या ग्राफ चार्ट चाहिए ना, तो मैंने इसकी एक सिंगल वीडियो डाली है जो मैंने कल ही डाली है। उसके अंदर आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। और ये सारे टॉपिक्स ना पॉइंट्स में गिवन है और पाई चार्ट्स में गिवन है। जब आप अपने आंसर को पाई चार्ट में लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आता है सोशल चेंज क्या होता है और सोशल मूवमेंट क्या होता है। देखिए, सोशल जो चेंज है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग क्या है? नहीं, चली आ रही परंपरा। लेकिन जो सोशल मूवमेंट है ये क्या है? ये सोशल मूवमेंट इज लाइक डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल। इनका सिर्फ एक गोल है। मान लो अगर कोई वुमेन मूवमेंट कर रही है तो वो अपने लिए मूवमेंट कर रही है, अब वुमेन सोसाइटी के लिए मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग और कंटिन्यूस एफर्ट्स होते हैं जिसके बाद तुम्हारा सोशल मूवमेंट आता है। जैसे कि आपने एग्जांपल दे रखा है, सोशल चेंज हो गया आपका, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया। लेकिन सोशल मूवमेंट हम किसको बोलेंगे? जैसे आज के टाइम पे LGBTQ मूवमेंट करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट करते हैं। ये क्या है? विशाल आंध्रा मूवमेंट। आपका आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, आंध्र प्रदेश बनाने के लिए मूवमेंट नहीं करा था उन्होंने, तो वो विशाल आंध्रा मूवमेंट, ये एक मूवमेंट हो गया। अब हम लोग मूवमेंट क्यों पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर? क्योंकि देखिए, जो इमाइल दरखाइन थे उन्होंने बोला था कि डिवीजन ऑफ लेबर ज़रूरी है, इंटीग्रेशन ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि बहुत सारे मॉब होते हैं, मॉरल इकोनॉमी होती है, इसलिए हमें मूवमेंट्स पढ़ने चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। फिर आता है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, जिसके लिए मुझे कमेंट मिला था कि थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। इफ़ इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप एक बार सुन के चली जाइए कि अगर बाय चांस वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई यार हमने पढ़ा नहीं था। आप एक बार ओवरव्यू ऊपर से बता देती हूँ मैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले 3 थ्योरीज दे रखी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीविएशन, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड द रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ऑफ ऑल्सोन। अब इन थ्योरीज के अंदर क्या है? एज एक्सप्लेन बिफोर, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीविएशन है, रिलेटिव डेप्रीविएशन, डेप्राइव का मतलब क्या होता है? कम होना। तो ये बता रही है कि कुछ सोशल ग्रुप्स हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्स फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार फील करते हैं और उसके लिए वो कलेक्टिवली प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है ये बताती है कि भाई लोगों के दिमाग में, मेंटल स्टेट में क्या चल रहा है, क्या उनकी साइकोलॉजी में चल रहा है कि यार वो लोग इतना आउटशोर्ड है। मतलब कि अगर कोई इंसान वायलेंट हो रहा है तो उसके माइंड में कितना ज़्यादा रिसेंटमेंट चल रहा होगा कि वो इस रेज चीज़ को कर रहा है। उसके बाद जो आपका आता है माल्सर की ऑल्सन बुक में लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ये बता रहा है कि लोग कलेक्टिवली आ क्यों रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई पर्सन सोशल मूवमेंट को ज्वाइन करता है तो वो तभी ज्वाइन करेगा अगर उसके अंदर से वो कुछ पाएगा। कोई इंसान पागल तो है नहीं कि वो ऐसे ही जाके धरने पे बैठ जाएगा, नहीं। अगर उसको पता है कि मैं धरने पे बैठ रहा हूँ और इसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिसी जो है चेंज कर देगी, तभी तो वो जाके वो करेगा, तो उसको कुछ गेन हो रहा है।
इफ द रिस्क आर लेस देन द गेन्स, तभी वो पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें उन्होंने बताया था यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल्स, की लोग जो है इंडिविजुअल की कॉस्ट और बेनिफिट को भी देखते हैं कि भाई क्या बेनिफिट होगा, क्या कॉस्ट होगी, एंड उसके बेसिस पे ही वो लोग मोबिलाइजेशन करने जाते हैं। फिर आता है MC कार्थी एंड जाल्ट की थ्योरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिन्होंने इस ऑल्सन की जो अजम्पशन थी उसको कट करा एंड बोला दैट दे आर नॉट मेड अप ऑफ परस्यूइंग द सेल्फ इंटरेस्ट। इंस्टेड उन्होंने ये नहीं बोला कि लोग सेल्फ इंटरेस्टेड जाने से, इंस्टेड सोशल मूवमेंट की सक्सेस ही इस पर डिपेंड करती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सको। अगर एक जो मूवमेंट है जिसके पास लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो थे उनके ऑपोजिशन में उन्होंने बोला व्हाट इफ हमारे पास पैसे ना हो तो भी बिना रिसोर्सेज के, बिना एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सोशल मूवमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। अब मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं नहीं कह रही कि आप इसको लर्न करो, बट आप अपने माइंड में बिठा के रखो कि बाय चांस वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये ना हो आपको क्वेश्चन छोड़ के आना पड़े। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। नाउ इसके अंदर तीन टाइप्स बता रखे हैं कि जो मूवमेंट होते हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव और रिवोल्यूशनरी। सबसे पहले हम आ जाते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट पे, रिडेम्पटिव मूवमेंट पे। रिडेम्पटिव मूवमेंट क्या होता है? ये मूवमेंट होता है जब आप अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस और एक्शंस को चेंज करते हो, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस हो रहा है। मेरा एक ग्रुप है, मैं उन इंडिविजुअल मेंबर्स को, फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे हैं, अब आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपकी कोई भी सोशल प्रैक्टिस है उसको चेंज कराना चाहती हूँ, आपकी सोशल प्रैक्टिस को चेंज कराने को, और अब उसमें मैं करा रही हूँ तो मैं आपकी क्या हो गई, गुरु हो गई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इजावा कम्युनिटी का, जिसके अंदर उनके जो गुरु थे, नारायण गुरु, उन्होंने अपनी ही ग्रुप का क्या कराया था, सोशल प्रैक्टिस को चेंज कराया था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिडेम्पटिव सोशलिस्ट मूवमेंट। फिर आता है आपका रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट क्या बोलते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप उसके अंदर क्या करो, चेंजेस लेके आओ। जैसे हम एग्जांपल देते हैं हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। क्यों? पहले रीऑर्गेनाइजेशन किसी और बेसिस पे था, अब क्या हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया। तो आपकी जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है उनको आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बार MCQ में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट। उसके बाद आता है आपका रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी क्या होता है, जब आप रैडिकली ट्रांसफॉर्म करते हो सोशल रिलेशंस को, ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर, यानी कि आप गवर्नमेंट की पावर रिड्यूस की बात कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे बोल्शेविक रिवोल्यूशन दे रखा है रशिया के अंदर, टू क्रिएट कम्युनिस्ट स्टेट एंड नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो गवर्नमेंट की पावर है ये उसको क्या करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। उसके बाद आपका बता रखा है कि एक और तरीका होता है, एक होता है ओल्ड सोशल मूवमेंट और एक होता है न्यू सोशल मूवमेंट। इसका जो टैबुलर फॉर्म है वो आपको सोशल मूवमेंट की जो वीडियो बनी हुई है उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या होता है, न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड हो गए वही तुम्हारे 20th सेंचुरी से फॉर मच फॉर द 20th सेंचुरी, उन वाले मूवमेंट्स के बारे में। फिर आगे वाले मूवमेंट्स के बारे में बात करें। अब इसके अंदर हम लोग इनको डिफाइन कैसे करेंगे, अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, जो तुम्हारे ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थे, ये मूवमेंट्स मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे और पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। दे वर फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो इंडियन नेशनल मूवमेंट लड़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, उन्होंने चाइनीज रेवोल्यूशन रखे। नाउ टुडे सम पीपल बिलीव कि जो ओल्ड क्लास बेस्ड पॉलिटिकल एक्शंस थे वो ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स पार्टी से ऑन द डिक्लाइन में थे, एंड इट वाज लाइक कि जो न्यू सोशल मूवमेंट है ये अब बात करते हैं कि जो पावर रिलेशंस है सोसाइटी के अंदर हम उनको चेंज करेंगे, यानी कि ये तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज पे ही आवाज़ उठा रहे हैं। जबकि जो तुम्हारे ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो पॉलिटिकल पार्टीज ही कर रही थी। ओल्ड सोशल मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल जो था सेंट्रल में था। एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे रजनी कोठारी, उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि जो सोशल मूवमेंट है इंडिया के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा डिसैटिस्फैक्शन हो रहा है विद द पार्लियामेंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो एलिट्स ने, यानी कि जो तुम्हारी अपर कास्ट है, उन्होंने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। और आज के जो सोशल मूवमेंट है इन्होंने एक ब्रॉड टर्म ले लिया है, सिविल सोसाइटी जो हम बोलते हैं।
सिविल सोसाइटी क्या होती है, इसमें तुम्हारी सोशल मूवमेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो ये लोग जो है एक ऐसे इशू पे ध्यान देते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हो। ये टॉपिक की जो हेडिंग है ना, मोस्टली न्यू सोशल मूवमेंट इसलिए ही हो रहे हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं। And after that we can see that there is a broad distinction between old and new social movement। देखिए ओल्ड सोशल मूवमेंट भी ज़रूरी थे, क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड सोशल मूवमेंट ना होते, अगर यहाँ पे तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी ने वो करा ही ना होता तो चाइनीज़ रेवोल्यूशन हो ही ना पाता। सो इसलिए बोथ द मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सोशल ओल्ड इशूज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे या वो कास्ट लाइन पे थे, बट आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, कल्चरल एंजाइटीज़ एंड इंस्पिरेशन ये हमेशा सोशल मूवमेंट के एक बहुत ज़्यादा क्या रहे हैं, एलिमेंट्स रहे हैं। उसके बाद आता है आपका पहली टाइप का मूवमेंट विच इज़ इकोलॉजिकल मूवमेंट। इकोलॉजी यानी कि तुम्हारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट। अब हम क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम चिपको मूवमेंट को नहीं बोल सकते। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? चिपको मूवमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल मूवमेंट जहाँ पे जो ट्रीज थे उनको काटा जा रहा था, तो जो विमेन थी उन्होंने जाके ट्रीज को हक कर लिया था फ्रॉम देम, कि जिससे कि क्या होगा कि जो पेड़ हैं वो कट ना पाए। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहा इन हिज बुक अनक्विट व्यूज अंडरलाइन फॉर 1 मार्क, की क्या नाम था बुक का, उन्होंने बोला था कि विलेजर्स जो थे उन्होंने रैली करा कौन से पेड़ को बचाने के लिए, ओक और रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट को नियर द विलेजेस। और गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जब वो उनको काटने के लाए तो मोस्टली वुमेन, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने पेड़ को हक करा और बोला कि हम इनको काटने नहीं देंगे। क्यों? इट वॉज द विलेजर्स सब्सिस्टेंस, वो उससे पैसा कमा रहे थे। फायरवुड वहाँ से आ रहा था, फॉडर वहाँ से आ रहा था, सारी बेसिक नेसेसिटीज उस पेड़ से ही आ रही थी, यानी कि उस फॉरेस्ट से ही आ रही थी। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप हमारा पेड़ काट रहे हो तो साथ ही साथ हमारा लाइवलीहुड भी काट रहे हो, हम जिएंगे कैसे? हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए चिपको मूवमेंट ने इकोलॉजिकल इशू बोला था कि जब, और साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि रेड और ग्रीन इशूज़ क्या होते हैं। इन्होंने बोला कि जब आप कट डाउन कर दोगे नेचुरल फॉरेस्ट को तो फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, तो इसलिए ये रेड इशूज़ है। और साथ ही साथ ग्रीन इशूज़ भी इंटरलिंक्ड है जिसके अंदर इट इज़ लाइक द सर्वाइवल ऑफ द फॉरेस्ट। सो इसलिए इन्होंने बोला था कि हम लोग साथ ही साथ इकोनॉमी, इकोलॉजी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी कर रहे हैं। चिपको मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारे मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई एक मूवमेंट तो आएगा ही। उसके बाद आता है आपका क्लास बेस्ड मूवमेंट। क्लास बेस्ड मूवमेंट में क्या था, यहाँ पे हम लोग पीजेंट्स और फार्मर्स की बात करेंगे। पीजेंट्स ने 1858 से लेकर 1914 में क्या करा, इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट करा। सम ऑफ दीज इश्यूज कंटिन्यूड इनटू द फॉलोइंग पीरियड, जैसे कि महात्मा गांधी ने करा। सबसे पहला जो मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा वो है बरदोली सत्याग्रह। अब ये मूवमेंट जो था ये क्यों हुआ था? सिंपल सी बात है, ये जो पीजेंट्स हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं नॉन टैक्स के लिए, यानी कि हम लोग जो है ब्रिटिशर्स को टैक्स पे नहीं करेंगे। भाई हम उगा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम आपको टैक्स क्यों पे करें? तो इट वॉज अ नॉन टैक्स मूवमेंट कि हम लोग लैंड के ऊपर भी रेवेन्यू नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था फॉरेस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर। फिर 1920 एंड 1940s में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मैंने पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है आंसर में लिखने के लिए, कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनी, ऑल इंडियन किसान सभा बनी। ये किसान सभा क्यों बन रही थी? ये इसलिए बन रही थी कि ये लोग जो है गरीब लोगों की आवाज़ बन सकें, ये लोग जो है गवर्नमेंट के पास जाके उनकी जो इश्यूज़ हैं उसको वो बता सकें। इन्होंने बताया कि हम लोगों को फ्रीडम दो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से, पीजेंट्स वर्कर्स के जितने भी क्लासेस हैं उनको आप आज़ादी दो। उसके बाद आपका तेभागा और तेलंगाना मूवमेंट हुए थे, ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुए थे। जो पहला मूवमेंट था तेभागा का वो था कि जो बंगाल नॉर्थ बिहार में लोग थे कहते थे कि 2/3 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ द कस्टमरी हाफ, हम इतना देंगे। और इसको सपोर्ट करा था अगेन आपकी किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी में। और जो दूसरा मूवमेंट था आपका तेलंगाना मूवमेंट, ये बोला था कि जो फ्यूडल कंडीशन है प्रिंसली स्टेट की, हैदराबाद की, उसके अगेंस्ट था। और यहाँ पे किसने हेडलाइट करा था? इट वॉज लेस्ड बाय और CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर्टनली जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो हम लोगों ने पढ़ा है लैंड रिफॉर्म वाले चैप्टर में कि ज़मींदारी को अबॉलिश करा गया, फिर लैंड रेवेन्यू आए, फिर नक्सलाइट स्ट्रगल की वजह से न्यू सोशल मूवमेंट भी आने शुरू हो गए। उसके बाद जो न्यू मूवमेंट थे ये हुए पंजाब और तमिलनाडु में। ये क्या थे? देखो न्यू मूवमेंट्स के अंदर रीजन टू रीजन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि जगह टू जगह हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एंड दे इन्वॉल्व द फार्मर्स। देखो अब एक चीज़ है कि कुछ लोग फार्मर्स और पीजेंट्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं।
देख लो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो फार्मर्स हैं वो मार्केट से इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो उगा रहे हैं जिससे वो पैसा कमा सके, एंड बोथ द कमोडिटी प्रोड्यूसर्स एंड द परचेजर। लेकिन जो पीजेंट्स हैं वो सिर्फ खुद के लिए कमाते हैं और खुद के लिए खा रहे हैं। सो दिस बेसिक आइडियोलॉजी क्यों लड़ रहे थे ये देखो। अब अगर डिमांड क्या थी इनकी, मैंने बोला ना डिमांड लिखनी है आंसर में, तो डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि प्राइस प्रोक्योरमेंट, रियून्यूमरेटिव प्राइसेस, वो जो एमएसपी होता है जिसपे पहले ही जो है गवर्नमेंट फार्मर से खरीद देती है, उन प्राइसेस को लेके आप दोबारा से रिव्यू करें, एंड जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं या फिर जो लोन है उनकी नॉन रीपेमेंट, इन चीज़ों के लिए उनकी डिमांड थी। और ये लोग किस तरह से डिमांड करते थे? ये लोग रोड को ब्लॉक कर देते थे। दिस वर द मेथड्स, दिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स। ये पॉलिटिशियंस जो थे उनको अपने गाँव में एंटर ही नहीं देते थे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस मूवमेंट विच वॉज फार्मर एंड पीजेंट मूवमेंट। फिर आता है वर्कर मूवमेंट। वर्कर्स ने क्या मूवमेंट करा? देखो सिंपल सी बात है, वर्कर्स मूवमेंट क्यों करेंगे? वर्कर मूवमेंट करेंगे अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, एंड ऑल्सो लॉज के लिए, क्योंकि लेबर लॉ जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया में। इंडिया के अंदर ऐसे लेबर लॉज हैं कि भाई आप आराम से जो है आपको चीप लेबर भी मिल जाएगी और आराम से आप उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉलोनियलिज्म के टाइम पे लेबर बहुत ज़्यादा चीप थी, और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी वो ना ही ढंग से वेजेस देती थी, ना ही उनकी वर्किंग कंडीशंस पे ध्यान देती थी। ये हमने सब कहाँ पढ़ा है? ये हमने बुक 1 के अंदर पढ़ा है, बुक 2 के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ा है। नाउ जब हमने टी प्लांटेशन पढ़ा था, धीरे धीरे ट्रेड यूनियंस आने लग गई। ये यूनियन फिर क्यों आई? ये यूनियन उनकी आवाज़ बनने के लिए आई। वर्कर्स ने जो था प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी क्या करा, कुछ नेशनल लीडर भी आ गए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अगेंस्ट, और इन्होंने बोला कि भाई फूड शॉर्टेज हो रही है, साथ ही साथ प्राइजेस आप बढ़ा रहे हो। तो देयर वर स्ट्राइक्स होनी शुरू हुई, जैसे कि टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। यहाँ पे क्या करा, 30 रिकॉर्डेड स्ट्राइक हुई थी, एंड साथ ही साथ जूट वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करी थी, और बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी स्ट्राइक्स आपको बता रखे हैं। सारी स्ट्राइक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब सेटअप हुई? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रेड यूनियन वाज सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी वाडिया, हु वाज अ सोशल वर्कर एंड अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। नाउ अब इन्होंने क्या करा, साथ ही साथ इसी ईयर में महात्मा गांधी ने भी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कर दी। अब इन्होंने भी क्यों करी थी? वही लेबर वालों के लिए। और फिर साथ ही साथ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन बाय कांग्रेस भी आ गई। ये सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे जो एकजुट होकर क्या कर रहे थे, लेबर की हेल्प के लिए काम कर रहे थे। और इसकी वजह से अब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए थे लेबर के साथ डील करने में। उसके बाद गवर्नमेंट ने बैक टू बैक लॉज पास करे, फैक्ट्रीज में एक्ट पास करे कि आप जो वर्किंग की टाइम है ना, जो टाइम ड्यूरेशन, उसको कम करो। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रपोज करेंगे कि आप प्रॉपर रजिस्टर में नाम लिखा करो कितनी आपके पास लेबर आ रही है, किस टाइम आ रही है, किस टाइम जा रही है, रजिस्टर्स को मेंटेन करो। फिर कुछ साल बाद जब ब्रिटिशर्स आफ्टर द Britishers' rule, the communists gained considerable control and Indian National Congress chose to form another एक और ट्रेड यूनियन बन गई INTUC। फिर वो स्प्लिट भी हो गई थी, वो पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से स्प्लिट हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ ली है। क्या था, जब आपका 1974 में रेलवे स्ट्राइक हुई थी, वो रेलवे स्ट्राइक क्यों हुई थी? जॉर्ज फर्नांडिस इसके लीडर थे। सी आपकी सोशियोलॉजी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपने पॉलिटिकल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, एंड जो जिनके पास नहीं है वो लिख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या करा था, इन्होंने एक स्ट्राइक बिठाई थी, 20 डेज़ की ये स्ट्राइक थी। और इसमें ये लोग क्या बोल रहे थे कि भाई हमें बेटर वेजेस चाहिए एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, बोनस चाहिए था मोस्टली ने। और ये 20 दिन तक बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ, इन लोगों को उठना पड़ गया था। उसके बाद आ जाता है आपका कास्ट बेस्ड मूवमेंट, यानी कि क्लास में तो हो गया, आपने कर लिया वर्कर्स मूवमेंट और तुम्हारा पीजेंट्स फार्मर्स मूवमेंट। अब आ जाता है कास्ट में, जिसमें तुम दलित मूवमेंट पढ़ोगे। द सन ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट हैज burst into flames. Let it burn up in the caste. Smash, break, destroy. These walls of hatred, crush to smithereens these eons old school of blindness. Rise, O people. Social movement of Dalit. देखो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये अपने लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, कि भाई हम भी इंसान हैं, हमें भी एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए, ये उसके लिए स्ट्रगल था। इस स्ट्रगल को भी बोलते हैं स्ट्रगल टू बी टच्ड।
हम लोग इन्हें कहते हैं ना अछूत है, इन्हें ना छुएं। तो ये वो स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल टू बी टच। दलित का मतलब आपको पता है, मीनिंग द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड पर्सन। ये फर्स्ट बाय न्यू बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट ने यूज़ करा, उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने यूज़ करा था। ये उन लोगों को बोला जाता है जो ब्रोकन होते हैं, ग्राउंडेड डाउन इन द डेलिबरेट वे। और इसके अंदर आप वो कर देते हो कि भाई ये पोल्यूटेड कास्ट है एंड कुछ कर्म हुआ होगा इसलिए ये इस कास्ट के अंदर आया, और इनको हम बिल्कुल लोअर कास्ट ट्रीट करते हैं। देखिए, दलित का कोई सिंगल यूनिफाइड मूवमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जिसके अंदर दलित के इश्यूज़ को उठाया गया है। एंड दलित मूवमेंट का मतलब ही यही है कि हम अपनी आइडेंटिटी और इक्वालिटी, सेल्फ डिग्निटी और अनटचेबिलिटी जो थी उसको हम हटा सकें। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसको आप अपने मूवमेंट में अपने आंसर में लिखेंगे। क्या था? चमार का जो मूवमेंट हुआ था छत्तीसगढ़ प्लेन में, एंड सतनामी मूवमेंट ऑफ चमार्स, आदि धर्म मूवमेंट इन पंजाब, महार मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंड दिस जाट मूवमेंट ऑफ आगरा, एंड एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन साउथ इंडिया। याद रखिएगा, एंटी ब्राह्मण। अब क्या हुआ था, ये जो दलित मूवमेंट्स हैं ये सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि आप हमें पॉलिटिकल स्फेयर में वो दीजिए, आप हमें फेलन ह्यूमन बीइंग की तरह भी ट्रीट कीजिए। और दलित लोग अपनी आवाज़ कैसे उठा रहे थे? दलित लोग अपनी आवाज़ दलित लिटरेचर से उठा रहे थे। अपोज टू चतुर्वर्णा सिस्टम। चतुर्वर्णा सिस्टम क्या था? हम लोग जो है स्ट्रैटिफाई कर रहे हैं, यानी कि हम लोग वर्ण जात, 4 फोल्ड बेस्ड, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में पढ़ाई कि 4 फोल्ड बेस्ड सिस्टम है वर्ण सिस्टम के अंदर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चीज़ को वो अपोज कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी राइटिंग्स के अंदर लिखा है, अपनी इमेजिनेशन बताई है कि किस तरह से हमारे साथ क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं, सोशल और कल्चरल रिवोल्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक पोएम भी दे रखी है कि देयर हाउसेज आर आउटसाइड द विलेज, घर के बाहर उनके हाउसेज हैं, उनकी वाइफ्स के सिर में लीस है, देयर आर लीस इन देयर वुमेन्स हेयर, जू नेकेड चिल्ड्रन प्ले इन द रबिश, they eat carry on, the faces of untouchables have a humble look, there is no learning among them, they know the name of village goddess and the demons god but not the name of Brahma. सो दिस वॉज वॉट दलित मूवमेंट। उसके बाद आता है आपका बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? जब आपकी बैकवर्ड क्लासेस डिफरेंट पार्ट में इमर्ज होने लग गई 19th सेंचुरी में। यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी या फिर मैसूर की जो जितनी भी आपकी प्रेसिडेंसीज थी, इसने ये इश्यूज़ को उठाया, कास्ट के इशू को उठाया। उसके बाद यहाँ पे एसोसिएशन बनी। अगेन इन योर आंसर राइटिंग यू हैव टू यूज इट। जो कौन सी एसोसिएशंस बनी? आपकी हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग, ऑल इंडियन बैकवर्ड क्लास लीग, इंडियन बैकवर्ड क्लास लीग, ये सारी की सारी 88 ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम कर रही थी। अब जब दलित और लोअर कास्ट इतना बोलेंगे तो क्या अपर कास्ट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगी? तो एक आया अपर कास्ट का रिस्पॉन्स की अपर कास्ट ने क्या रिस्पॉन्स करा? तो अपर कास्ट ने बोला कि हम लोगों को दिख रहा है कि कुछ सेक्शंस हम लोगों से खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी आ गई है इन मूवमेंट्स के लिए। उन लोगों को लगा कि जो गवर्नमेंट है उसको वो ढंग से ध्यान नहीं दे रही है, कि दे आर नॉट न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट इनफ। सो सोशियोलॉजिस्ट ने बोला कि हम लोगों को इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनके अंदर फीलिंग डेवलप करनी चाहिए रिकॉग्नाइज होने की। एंड बाय एंड लार्ज कंपेयर टू दिस इंडिपेंडेंस we need to focus on these movements. After that we have tribal movement, जो ट्राइब से रिलेटेड मूवमेंट था। क्या होता है ट्राइब्स के रिलेटेड मूवमेंट? ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट होता है इक्वली सिग्निफिकेंट। पहले यहाँ पे आपको ट्राइब्स एरियाज बता रखे हैं, ट्राइब्स कितनी तरह की होती हैं वो बता रखी हैं। उसके बाद आता है आपका झारखंड। झारखंड जो बना है ये एक सोशल मूवमेंट से बना है ट्राइब्स की। मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि क्या होता है। जो ट्राइब्स होते हैं ये आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जो है गवर्नमेंट नेशन की डेवलपमेंट के चलते हुए ट्राइबल की डेवलपमेंट भूल जाती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नेशन डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। अब ये जैसे डैम्स बिल्ड करेंगी तो ये फॉरेस्ट को हटाएंगी, तो फॉरेस्ट हटाएंगी तो जो ट्राइब्स हैं आपके वो क्या होंगे? अपने घर से बेघर होंगे, यानी कि डिस्प्लेस होंगे। जब ये डिस्प्लेस होंगे और इनको ये लोग घर भी नहीं देते तो रिहेबिलिटेशन नहीं मिलता, तो ये क्या होते हैं? छोटे छोटे मतलब माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग शहरों में जाके रहने लग जाते हैं। जब ये माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो इनका कल्चर है वो क्या हो रहा है? वो इनका कल्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ जब आप इनको डिस्प्लेस कर रहे हो तो इनकी जो लाइवलीहुड है वो भी क्या हो रही है? छीनी जा रही है। सो दिस इज़ वॉट ट्राइब्स की जो दिक्कत वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो झारखंड में जो मूवमेंट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा,
इन लोगों ने भी आदिवासी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे और उनकी डेथ के बाद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइकन बन चुके हैं। उनकी स्टोरीज और सॉन्ग्स आज भी झारखंड में फाउंड होती है और जो क्रिश्चियन मिशनरीज है बिहार के अंदर वो आज भी लिटरेसी स्प्रेड कर रही हैं। जो लिटरेट आदिवासीज है फिर उसके बाद वो जितनी भी अपनी जो हिस्ट्री है उनके बारे में लिखते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको डिसेमिनेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सबको बताते हैं उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। और इस यहाँ पे भी जैसे हमने बोला दलित लिटरेचर चल रहा है, यहाँ पे आदिवासीज भी गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, अपने लिटरेचर शेयर कर रहे हैं। और कुछ जो है एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि इन सब का हेट्रेड है डिकूज के अगेंस्ट। डिकूज कौन है? डिकूज है मिडल मैन। कौन से मिडल मैन? देखिए गवर्नमेंट को इनकी ज़मीन चाहिए, अब ये जो है गवर्नमेंट जो है एक मिडल मैन को अपॉइंट कर देगी। अब ये मिडल मैन इनसे तो पैसे ले लेगा, मतलब इनसे लैंड जो है अपने नाम करा लेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए थे लैंड के बदले वो ये खुद रख लेते हैं, इनको देते ही नहीं या फिर बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जितना देना होगा। तो इसलिए इन मनी लेंडर्स और डिकूज के अगेंस्ट में सारे के सारे जो आपके ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं हैं। और इनकी जो मूवमेंट्स की डिमांड है वो भी आपको सेपरेटली दे रखी है झारखंड की मूवमेंट की। एक जो आप लैंड को एक्यूज कर रहे हो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ ही साथ आप कोई भी सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन करते ही नहीं हो, कैंप्स जो आपके बंद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया इनको ये लोग डिस्प्लेस तो कर देंगे लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे। लोन्स कलेक्ट कर रहे हो, रेंट कलेक्ट कर रहे हो, तो ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं प्लीज़ हमसे मत कलेक्ट करो। हमने जो प्रोड्यूस करा है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नेशनलाइज मत करो। मैं कुछ उगा रही हूँ, प्राइवेट अपने लिए उगा रही हूँ, तो आप उसको पब्लिक कैसे कर सकते हो? तो उसको वो बॉयकॉट कर रहे थे। ये था ट्राइबल मूवमेंट। फिर छोटा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का भी दे रखा है, इसके अंदर बताया रखा है कि जब हम लोग स्टेट्स बना रहे थे, ये लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल में पढ़ चुके हैं, मिजोरम और नागालैंड का जो मूवमेंट हुआ था, तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये अलाइनेटेड फील करते हैं, यानी कि इग्नोर्ड फील करते हैं। उसके बाद इन लोगों ने भी ट्राइबल मूवमेंट करा, कल्चर इश्यूज के ऊपर रखा और इकोनॉमिक इश्यूज को भी रखा। Then there comes the last movement which is women movement. Again very important movement, women movement. वुमेन मूवमेंट क्या स्टार्ट होता है? पहले ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। अब वुमेन के वेलफेयर, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इनकी डिमांड थी। पहले स्टार्टिंग में बता रखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी वुमेन ने क्या करा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। कैसे? जितने भी आपके तेबागा और तेलंगाना मूवमेंट थे या फिर जो वर्ल्ड का ट्राइबल रिवोल्ट था उसके अंदर वुमेन ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करा है। एक चीज़ और, जब हमने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि आदमी और औरत दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन उसी काम के लिए आदमी को ज़्यादा पैसे मिल रहा है और औरत को कम काम पैसे मिल रहे हैं। 1947 यानी कि आपके इंडिपेंडेंस के बाद जो है बात शुरू होती है स्टार्टिंग में कि जब हम पार्टीशन हुआ, तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ लेडीज़ को अबडक्ट कर लिया गया था, यानी कि अबडक्ट का मतलब उठा लिया गया था, एंड उसके बाद उनको रिलीजन का कन्वर्जन हो गया था, यानी कि जो उनको उठाता था अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर देता था, कन्वर्टेड इनटू द रिलीजन ऑफ अबडक्टर्स। तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि जो तुम्हारा ट्रॉमा था पार्टीशन का, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन वुमेन मूवमेंट में हम लोगों ने जितनी भी लेडीज थी उनको अबडक्शन से जो वापस आ सकती थी उनको वापस कराया। वाइल मैनी ऑफ देम वर कंसर्न कि हम लोगों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी की भी बात है, हम लोगों को ऑटोनॉमी चाहिए, वुमेन मूवमेंट का ऑटोनमस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्होंने अलग अलग इशूज उठाए, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अदर्स ने और कैंपेन करे, जैसे कि एक चीज़ देखो, आप अब स्कूल जाते हो, आपके स्कूल के अंदर मम्मी पापा दोनों का नाम है, तो ये भी एक मूवमेंट का रिजल्ट है, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आ रहा था। एक और चीज़ जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, जब पहली बार हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए तो जो वुमेन के नेम थे वो डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ के नाम से लिखे हुए थे, बट नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजेक्ट करा और बोला कि भाई आप लेडीज़ के नाम लिखिए, वरना हम इनको इलेक्शन रोल को ऐसे स्लिप ले निकाल ही नहीं सकते। वुमेन भी डिफरेंट देखो, और ये भी देखो कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन है वो डिफरेंट इश्यूज फेस कर रही है। जैसे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन का अलग डिफरेंट वो होगा, इशू होगा, पीजेंट वुमेन का अलग होगा, दलित वुमेन का अलग होगा। जैसे आजकल जो चल रहा है मैरिटल रेप, दिस इज अ मूवमेंट जो अब लेटेस्ट में कंटेम्पररी टाइम में मैरिटल मूवमेंट जो चल रहा है। या फिर आ गया आपका अबॉर्शन राइट्स, ये मूवमेंट है जो अभी के इस टाइम पे कंटेम्पररी टाइम पे वुमेन के लिए उठाए जा रहे हैं।
सो विद दिस आई हैव completed all the chapters of second book and still अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकता है. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको रिप्लाई करने की. अगेन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.